स्टॉक इज लाइक योर वाइफ, यू नो एवरी मूड स्विंग्स अबाउट हर. ओ माय गॉड, ये पहली बार किसी ने बोला है. इफ देर इज एनी इंडिकेटर ऑन चार्ट, आई जस्ट वाइप इट ऑफ. रियली? आई डोंट लाइक इंडिकेटर्स एट ऑल, क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं सुना मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ. ऐप कोई है आपके पास न्यूज़ से रिलेटेड, डिलीट कर दो, सब बकवास है, कुछ काम नहीं आएगा. गॉड. स्टॉक मार्केट में आप उतनी ही गलतियाँ कर सकते हो जितनी आप आपकी उंगलियों पे गिन लो. प्रॉब्लम इज आप उस 10 मिस्टेक्स को 100 बार रिपीट करते हो. आप अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर तब कहिएगा जब आपने लॉस किया हो और आपके घर वाले आपके एक्सप्रेशन देख के ये ना बता पाए कि आप प्रॉफिट में या लॉस में. मुझे लगता है जितने कम ट्रेड्स आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल. यू आर हियर टू मेक मनी, यू आर नॉट हियर टू ट्रेड. जनरली ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं बाय करता हूँ तभी नीचे आ जाता है, मैं सेल करता हूँ तभी ऊपर चला जाता है. मार्केट इज़ नॉट योर एनिमी ब्रो. पहले लोगों को बुलाऊँ ताकि यहाँ पे बाय करें. अब ये जब बाय करेंगे तभी तो ये सेल कर पाएगा. डिमांड जोन टेस्टेड, मूव्ड अप, टेस्टेड, मूव्ड अप, डीप इन द जोन, अगेन मूव्ड अप. तो शुभम सैनी फ्रॉम इंदौर, फ्यूचर ट्रेडर, वन ऑफ द वेरी फ्यू जो कि बिग बुल सीरीज़ में आए हैं कि प्रॉपर फ्यूचर ट्रेडिंग ही करते हैं. यू आर इनटू फ्यूचर ट्रेडिंग ओनली, या थोड़ा बहुत इधर उधर और भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग चलता है? काफ़ी कुछ चलता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट फ्यूचर है, बट जो 80% पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, एंड 20% पार्ट है उसमें इंट्राडे ऑप्शन बाइंग्स भी आती है, इक्विटीज़ भी आते हैं. ये 20% 80% कैपिटल के हिसाब से सेग्रीगेशन किया है, टाइम के मार्केट के हिसाब से. इफ़ मार्केट अलाउ करता है कि आप इंट्राडे कर सकते हैं, और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अलाउ करता है तो मैं इंट्राडे करता हूँ, नहीं तो आई डोंट फोर्स कि करना ही करना है. एक फ्यूचर ट्रेडर, 2-3 सवाल है मेरे टू स्टार्ट विद, देन विल गेट इनटू योर स्पेसिफिक लाइफ एंड जर्नी. एक फ्यूचर ट्रेडर का एक नॉर्मल ऑप्शन या इक्विटी ट्रेडर से, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, उन ट्रेडर्स से नॉर्मल रूटीन का डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस क्या होता है? ये 3 सेग्रीगेशंस है मेरे एक ही सवाल के. पहले चीज़ तो कैपिटल का डिफरेंस आता है. क्योंकि एक फ्यूचर में जो एक लॉट साइज़ आता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा आता है, पर आप उसको कम कर सकते हैं हेजिंग करके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय किया जिसका लॉट साइज लेट से 1.5 लाख रुपए है, तो आपको पूरा 1.5 लाख का कैपिटल उसको देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सिमिलरली उसका कोई OTM, लेट से आपका एक स्टॉक को लेकर बुलिश मोमेंटम है, आप चाहते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और आपका एनालिसिस वो अलाउ कर रहा है, तो आप उसको बाय करेंगे उसका फ्यूचर. लेकिन अगर आप उसको नेकेड बाय करते हैं, यानी सिर्फ फ्यूचर बाय करते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. लेकिन आप उसका अगर कोई पी बाय कर लेते हैं जो बहुत आउट ऑफ द मनी है, तो उस केस पे वो मार्जिन कम हो जाता है. तो फ्यूचर में भी मार्जिन को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग जितना कम नहीं होगा. आप इस तरीके से उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ऑप्शन बाइंग जितना मार्जिन लेके आ जाओ. फिर क्योंकि अगर आप कर भी देते हैं पी के लॉट साइज बढ़ा के, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पी का लॉट साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फ्यूचर उतना ही मूवमेंट करेगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, तो पी का लॉस चलेगा, फ्यूचर में जितना प्रॉफिट आया है, और फिर जो बैलेंस बचेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा. ऐसा करने से एक तरह से जो एक्चुअल इंटेंट था पी बाय करने का वो भी खत्म हो जाएगा. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डू बोथ काइंड ऑफ ट्रेड्स एंड जस्ट सी कि मैं कहीं से तो पैसा बन जाएगा, कहीं से तो बन जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंट ये नहीं है कि वो आपको हेज कर दे. देखिए ऑप्शंस को 2 तरीके से यूज़ किया जाता है. रिटेल ट्रेडर्स जनरली इसको यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ मार्जिन लेस, कि मैं इसको मार्जिन किसी तरीके से कम करूँ अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं तो. और एक ऑप्शन सेलर यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग. तो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस लिए उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ऑन ए मंथली बेसिस क्या होता है इसमें? रिटर्न की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस. देखिए ऑप्शंस में जनरली ये कहा जाता है पैसा डबल हो जाता है, लेकिन आप कितने ट्रेडर्स को जानते हैं जो अपना पैसा डबल कर पाएँ? हमने बहुत रेयर स्टोरीज सुनी है, और जेन्युइन है या नहीं है हमें ये भी नहीं पता चलता है कि ये स्टोरीज जेन्युइन है या नहीं है. लेकिन अगर आप किसी का स्क्रीनशॉट देख के कह रहे हैं कि ऑप्शन में इसने पैसा डबल कर दिया, या किसी के टेलीग्राम चैनल देख के कह रहे हैं, तो यू नीड टू लोवर डाउन योर एक्सपेक्टेशन. वेर एज इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर का जो एक रिस्क एपिटाइट है वो, और जो कैपिटल रिटर्न है, आपको दोनों एक साथ देखना पड़ता है. दोनों ज़्यादा है? दोनों ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट अमाउंट. रिस्क इन टर्म्स ऑफ के चांसेस ऑफ लूजिंग आउट मनी, या रिस्क ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन लूज? देखिए इसमें ऐसा है कि फ्यूचर में और स्टॉक दोनों साथ मूव करते हैं. अगर स्टॉक 1 रुपया ऊपर जाएगा, फ्यूचर भी 1 रुपया ऊपर जाएगा. ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है. ऑप्शन में आपका डेल्टा डिसाइड करता है कि वो कितना ऊपर जाएगा. करेक्ट. अगर डेल्टा 0.50 है
तो लेट्स से अगर आपका स्टॉक 2 रुपये मूव कर रहा है तो आपका स्टॉक 1 ही रुपये मूव करेगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर इज़ जस्ट द रेप्लिका ऑफ दैट स्टॉक, कि स्टॉक ऊपर जाएगा फ्यूचर भी ऊपर जाएगा। पर फ्यूचर में एक कैच है, उसमें है लॉट साइज़। लेट्स से अगर किसी स्टॉक का लॉट साइज़ 5,000 रुपये है, तो बॉस वो अगर 1 रुपया भी नीचे आया तो आपका 5,000 का लॉस बैठे बिठाए हो जाएगा। तो आपको वो देखना है, क्या वो 5,000 का लॉस आप मैनेज कर सकते हो, क्या उतना रिस्क एपेटाइट आपका अलाउ करता है, देन येस। एंड ऑल्सो अगर आपका 1.5 लाख का कोई आपने फ्यूचर बाय किया है और अगर उसका लॉट साइज 5,000 रुपये है, तो ये मान के चलिए अगर स्टॉक 10 रुपये ऊपर गया तो 50,000 का आपका प्रॉफिट है। इसमें एक एक्सपायरी का जो पीरियड होता है जनरली क्या होता है? मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरीज फ्यूचर्स हैव मंथली एक्सपायरी ओनली मंथली। तो मंथली एक्सपायरीज में द टाइम दैट यू हैव कि कितने समय तक आप स्टॉक को या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ऑब्वियसली इज रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू एक ऑप्शंस के साथ। लास्ट डे तक कर सकते हो। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि मेरे पर्सनल व्यू में मैंने भी ये देखा है कि जब फ्यूचर एट द एंड ऑफ एक्सपायरी आता है तो स्लाइट थीटा डीके विच इज़ मैनेजेबल, विच इज़ नॉट समथिंग ऑप्शन की तरह ज़ीरो हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता, वो बना ही नहीं है ज़ीरो होने के लिए। वो इसीलिए बना है कि वो स्टॉक ऑप्शन को साथ स्टॉक्स के साथ वो रेप्लिका कर सके। ऑफ कोर्स। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा कि वो मैनेज नहीं हो पाएगा। वो मैनेज हो सकता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द होल क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ योर रूटीन कि जब सुबह उठे, एक ऑप्शन ट्रेडर का तरीका सोचने का कुछ अलग होता है। वो किस दिन उठा है वो भी अलग होता है, एक्सपायरी के दिन उठा है या नॉर्मल दिन उठा है, काफ़ी डिफर करता है। इक्विटी वाले का भी अलग होता है, स्विंग वाले का भी अलग होता है। फ्यूचर वाले का जो मॉर्निंग रूटीन है, इन योर केस व्हाट इज़ योर रूटीन? लेट्स से जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह 7:30-8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। आई डू ऑल माई पूजा पाठ एंड ऑल। आई एम रिलीजियस पर्सन, सो मैं पूजा पाठ एंड ऑल करता हूँ। उसके बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के बाद आई जस्ट स्विच। शाहरुख खान की कभी खुशी कभी गम याद आ गई मुझे। दैट्स आई फील दैट गिव्स मी अ काइंड ऑफ हम्बलनेस एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, बिकॉज आई फील जहाँ मैं आज हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बिकॉज अगर उन्होंने उतना कॉन्फिडेंस से अलाउ नहीं किया होता मुझे तो मैं नहीं होता। देन 9 बजे तक मैं मार्केट बैठ जाता हूँ, बिकॉज 9:15 तक मार्केट स्टार्ट हो जाता है। वो 15 मिनट में मेरा एनालिसिस ये होता है कि जो मेरी पोजीशन है मैं उसको पहले एनालाइज कर दूं ताकि मुझे आइडिया रहे कि व्हाट आई यूज्ड टू डू। बिकॉज देखिए अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हैव मल्टीपल स्क्रीन्स। ओके, दैट रिक्वायर्स। बिकॉज क्या देखना है मुझे अलग अलग स्क्रीन में? अलग अलग स्क्रीन पे सबसे पहले तो आपको मेरे केस में एक सेक्टर का चार्ट ओपन होता है, किस सेक्टर का स्टॉक मैंने बाई किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं लाल पैथलैब बाई कर रहा हूँ तो फार्मा सेक्टर का जो चार्ट है वो मेरे सामने रहेगा। फार्मा सेक्टर के साथ स्टॉक का जो चार्ट है वो रहेगा और प्लस फ्यूचर का जो चार्ट है वो रहेगा। तीन चार्ट्स रहते हैं और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के भी चार्ट्स। बट सिंस एक मंथली एक्सपायरी है तो डू यू रियली केयर के पर मिनट या पर आवर ये कितना बदल रहा है? आई डोंट केयर, नहीं फ़र्क पड़ता। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट दिस चार्ट? इट्स सिंपल एज इक्विटी। You take your entry, you put your stop loss, you go for the target. Stop loss hit, out of the market, target hit, out of the market. In middle, you do nothing. You just see the position and manage things. तो सारा दिन दिस एनालिसिस कीप्स ऑन गोइंग? This keeps on. या कुछ ऐसा भी है कि नया अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रहा है? Yes, you also do that. किस तरीके से? Let's say for example, 2 positions open है. Currently, you see I have MSFL. And currently I have NTPC. Not a recommendation. Okay. Yes, not a recommendation. I have to say it. Okay. It's a position open out there. So अगर उन positions के साथ साथ मुझे लाल पैथ लैब में कोई opportunity दिख रही है, so I just open a chart. I'll see what it goes. If it is into my zone, I'll buy it. If it's not, then ठीक है. Then I'll manage these positions. Simple. And what I mean by managing, it's not something I just keep on adding or eliminating my the lots and all. It's just you need to see what it's doing. You need to observe. तो चलो एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया, पोजीशन देखा बन रहा है नया या नहीं, इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट थ्रू आउट द डे चलता रहता है सर? थ्रू आउट द डे चलता रहता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। आई जस्ट सी द पोजीशंस फॉर इट्स पूरा 6-6.5 घंटे का स्क्रीन टाइम है? बिल्कुल। होना पड़ता है या है? इट्स अ चॉइस दैट यू हैव मेड या ये कोई ऑप्शन नहीं है? होना पड़ता है। बिकॉज क्यों? इट्स अ वेरी रैंडम गेम। आप कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अगले 2 मिनट में स्टॉक कहाँ चला जाएगा। चला भी गया तो सिंस यू आर फॉर ए मंथली एक्सपायरी देयर, क्या यू कट योर पोजीशन? ऑफ कोर्स यू नीड टू कट। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर बड़ा मूवमेंट हो तो ना, हैड्स टू बी बिग इनफ मूवमेंट। लेट्स से यू बाय द स्टॉक बिफोर एक्सपायरी, 4 दिन पहले आपने बाय किया। ओके, फ्रॉम दैट एंगल या फ्रॉम दैट एंगल अगर 4 दिन पहले आपने बाय किया है बिफोर एक्सपायरी
और इट डजेंट मैटर, एक्सपायरी के दिन आपका फ्यूचर तो जीरो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कट हो जाएगा फ्यूचर, अपने आप ब्रोकर जो है अपने आप उसको जितना contract को cut कर जितना ऊपर नीचे गिरा है वो आया है, उतना ही प्रॉफिट या लॉस देगा, होएगा। उतना ही प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन अगर गलती से वो स्टॉक आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे गिर गया तो इन दैट केस जो एडिशनल लॉस है आपको वो सेट ऑफ करना पड़ेगा अपने अगले ट्रेड से। सो दैट्स व्हाई डोंट गो फॉर बिग लॉसेस, इसीलिए उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स से कि मार्केट टाइम ओवर हो गया, नाउ व्हाट्स योर रेस्ट ऑफ द डे? डू यू कीप एनालिसिस, चलता रहता है एनालिसिस अपना, या बस ठीक है अब दुकान बंद, कल सुबह देखेंगे? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं डेली 250 प्लस चार्ट सीखता था। देयर इज़ अ ब्रोकर शेर खान, उनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड टाइगर, वहाँ पर एक बिग ट्रेड लिस्ट प्लस करके देयर इज़ अ थिंग कि वहाँ पर आपको 200 प्लस स्टॉक्स मिलते हैं। इफ़ यू ओपन अ चार्ट एंड इफ़ यू टेल मी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इतना मोमेंटम किया है, आई कैन टेल यू ये स्टॉक किस लेवल पे है और कहाँ पर है, और क्या कैंडल इसने डेली पे बनाई होगी, 125 मिनट्स पे बनाई होगी, 15 मिनट्स पे बनाई होगी। दैट इज़ बिकॉज पिछले 4 साल से मेरा रूटीन है कि उन स्टॉक्स को देखे बिना मैं नहीं सोता। एंड एवरी स्टॉक हैज़ समथिंग पर्टिकुलरली रिटर्न कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये जोन्स है, वीकली पे ये है, डेली पे ये है, 15 मिनट्स पे ये जोन्स है, एंड हियर दिस स्टॉक इज़ मूविंग। माई थिंग हियर इज़, जैसे आप इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, अगर किसी दिन आपके घर में लाइट चली जाती है पर फिर भी आप रास्ता तय कर लेते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम जाना है, आप बहुत इजीली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सिमिलरली स्टॉक्स के साथ होता है, जब आप किसी स्टॉक को मल्टीपल टाइम देखते रहते हैं, उसके हर टाइम फ्रेम को, और उसने आपने हर चीज़ को नोट डाउन किया है, तो आपको पता है कि स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और कहाँ जा रहा है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आप 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए अच्छी वॉलेटिलिटी के, अच्छे लिक्विडिटी के साथ, उन्हीं को देखिए साल भर, आपको पूरा आइडिया आएगा कि वो स्टॉक कहाँ जाएगा। क्योंकि आप उसको एक तरीके से, द स्टॉक इज़ लाइक योर वाइफ, यू नो एवरी मूड स्विंग्स अबाउट हर। ओह माय गॉड, ये पहली बार किसी ने बोला है। That's the part. That's simple. But there are so many stocks. That's why I said you need to select the 10 stocks. तो 10 is also a big enough number. Okay. तो बट ये जो एनालिसिस है स्टॉक्स को देखने का, ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हो रहा है आफ्टर मार्केट आवर्स? आफ्टर मार्केट आवर्स। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स यू कांट सी, बिकॉज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वो मूव करता है एंड योर इमोशंस गेट्स इन्वॉल्व, तो यू डोंट नीड टू सी इट। तो 3:30 से लेके लेट्स से 6 बजे तक, लेट्स से 3:30 से लेके, नहीं, आई टेक 1 आवर ऑफ रेस्ट। 1 आवर, अच्छा 1 आवर रेस्ट टू टेक। अच्छा, यस, आई टेक 1 आवर ऑफ रेस्ट। 4:30 बजे मैं शुरू करता हूँ अपना काम। जस्ट स्टार्टिंग में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि सारे स्टॉक्स को देखना, मार्किंग करना एंड ऑल, बहुत टाइम लगता था। आज भी वही 200 स्टॉक्स हैं, आज भी वही सब रूटीन है, बट टाइम इज़ लेस। प्रोसेस क्या है? मतलब कोई नोट पैड पे करते हो, गूगल शीट, एक्सेल, चार्ट्स पे कर, चार्ट्स खोला? एवरीथिंग इज रिटन ऑन चार्ट्स। अच्छा, यू आर राइटिंग देयर इटसेल्फ? एवरीथिंग। बिकॉज अगर कोई तीसरा व्यक्ति वो चार्ट्स खोलेगा, इज लाइक क्या खिचड़ी पकी है, बट व्हेन आई कैन सी व्हाट इज डूइंग, सो आई कैन लो। सिंपल सा प्रोसेस होता है। थोड़ी देर में जब हम चार्ट्स का विजुअलाइजेशन करेंगे, आई लाइक टू सी हाउ यू डू इट ऑन एनी गिवन डे, एनी गिवन चार्ट, कि व्हाट्स योर प्रोसेस टुवर्ड्स इट। अच्छा चलो, 1 घंटा 2 घंटा इसमें जाता होएगा? यस, आराम से। तो 6-7 बज गए, नाउ यू आर डन? नाउ आई हिट द जिम, I go to the gym. Normal back to life. Back to life. Then after, if I want to spend time with my parents, my brothers, then I'll spend it. If I want to go with friends, I go outside. Okay. That's the simple routine I do it. Okay, मतलब proper sound sleep. Proper sound sleep. Yes, I love to manage my life. I love spirituality. I love reading books. I have around 150 plus books at my home. 150 किताबें हैं? Yes. सारी स्टॉक मार्केट की हैं या मिक्स है? Mix है। अच्छा, mix of what? Mix of everything. There are novels related to spirituality. There are self-help books. It depends on my mood, how I am going. Let's say if I think I am not able to manage my routine, I just go and read the books जो राइटर ने लिखा है अब रूटीन मैनेजमेंट से रिलेटेड, आई गो देयर। मेरी सारी बुक्स जितनी भी है वो कलेक्शन है रिलेटेड टू माई मूड्स। जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे लाइफ में मैनेज करनी है, या मुझे लगता है मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई जस्ट रीड बुक्स। A big book nerd. I just love reading. Okay. That's it. Okay. स्टॉक मार्केट भी जब मैंने सीखा था तो वो मैंने बुक से ही सीखा है। मैंने लगभग 10 से 15 किताबें पढ़ी है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू मार्केट एनालिसिस एंड ऑल, एंड उसके बाद आई लर्न। कुछ नाम बता सकते हो सो दैट पीपल कैन सबसे पहली स्टार्ट यूजिंग देयर ओन? सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग। बहुत अच्छी बुक है।
एक बुक जापानीज ट्रेडर ने लिखी है 7 ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज Okay. समथिंग कॉल. देन देर इज द बाइबल ऑफ ट्रेडिंग इन द जोन बाय Oh my मार्क God. डगलस. And there is Disciplined Trader again by Mark Douglas. You can अच्छा. read this book. Also there was a trader called Ashwini Gujral जिनकी हाँ, अभी हाँ, रिसेंटली डेथ हुई है. उनकी भी एक बुक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने पिवट पॉइंट्स के बारे में उस बुक में काफ़ी अच्छा बताया है. स्टार्टिंग में मैं से यूज़ करता था बट अब नहीं करता हूँ. अब मुझे नेकेड चार्ट यूज़ करना पसंद है. इफ़ देर इज़ एनी इंडिकेटर ऑन चार्ट आई जस्ट वाइप इट ऑफ. रियली? आई डोंट लाइक इंडिकेटर्स एट ऑल. क्यों? इंडिकेटर से इतना नफरत तो नहीं बोलूँगा, बट व्हाई डोंट यू लाइक इट, लाइक देम? बिकॉज इंडिकेटर्स आई फील दे आर लैगिंग. आप वो लैग करते हैं एंड एवरी थिंग इज़ इन द प्राइस, एवरी थिंग इज़ इन द कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट्स. आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ यू नो हाउ टू रीड नेकेड चार्ट्स दैट्स बेटर. कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि आई डोंट लाइक इंडिकेटर्स एनी मोर? या ये लॉस हुए थे. ये कुछ हुआ होता है ज़िंदगी में तो वही इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है. स्टार्टिंग में What लॉस हुआ था इंडिकेटर से रिलेटेड. What happened? क्या हुआ था? स्टार्टेड सो हमेशा की तरह एक मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट्स, ये सब इंडिकेटर यूज़ किए थे. मूविंग एवरेज से रिलेटेड भी मैंने एक बुक पढ़ी थी. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. बट आई फाउंड इट्स वेरी अनोइंग. आई फाउंड Annoying? यस, आई कांट जस्ट जज द प्राइस व्हाट्स इट्स डूइंग. आई ऑलवेज वेट उसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा. बट इसके ऊपर क्यों जाएगा और इसके नीचे क्यों जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन. मेरे को वो अंडरस्टैंड करना है कि मोमेंटम हो रहा है तो मोमेंटम क्यों हो रहा है. इट्स लाइक कि मैं लोगों से ज़्यादा आगे नहीं हूँ. मैं उस ही रेस में हूँ जहाँ पर हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं वो इंडिकेटर लगा के कि इसको ऊपर जाना चाहिए, और हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं इसके नीचे जाना चाहिए. वो भी बाय कर रहे हैं, मैं भी बाय कर रहा हूँ. बट स्टॉक मार्केट इज़ अ जीरो सम गेम. समवन विल मेक प्रॉफिट बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज. दैट्स सिंपल. सो आई नीड टू गेट दैट कि ये ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है. एंड दैट्स वेयर आई फाइंड इंडिकेटर्स बहुत अनोइंग है. मुझे लगता है नहीं, इसको हटाओ. अगर RSI बोल रहा है कि 80-20 या 70-30 लगा के ओवर बाइंग या ओवर सेलिंग का एक पोजीशन बन रहा है, एंड देन यू कैन टेक पोजीशन अकॉर्डिंगली, अपनी ट्रेड उस हिसाब से ले सकते हो. व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये तो सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट. सभी यही करने वाले हैं. बिल्कुल तो अगर सबने यही करना है तो सब कैसे पैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि RSI जब आपको बोलता है उसका मोमेंटम हो चुका होता है. बट RSI के साथ अगर मैं 3 इंडिकेटर और लगा दूँ या 2 और लगा दूँ, जहाँ पे मैं वॉल्यूम चेक कर लूँ या मोमेंटम चेक कर लूँ या ट्रेंड का स्ट्रेंथ चेक कर लूँ, तो दिस इज़ हाउ पीपल डू दैट. जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सी आई एम ऑब्वियसली नॉट अ ट्रेडर माई सेल्फ, बट फ्रॉम द वे पीपल से जो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, दे हैव सम ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग लव एज वेल, सम डोंट रियली केयर लाइक योर सेल्फ, सम आर न्यूट्रल. तो कह रहे हैं कि भाई 3 इंडिकेटर लगा दिए मैंने, अब मुझे पता है कि वॉल्यूम भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी. देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइस है वही आपको सब बता रहा है. लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस प्राइस को रीड नहीं कर पा रहे हैं. द थिंग हियर इज़ कि अगर आप इतने सारे इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, एंड आई डोंट लाइक डिपेंडेंसी ऑन एनीवन. ओके. मुझे चार्ट्स नेकेड ही पसंद आते हैं, मुझे चार्ट्स वैसे ही पसंद है. मुझे उस प्राइस को खेलना ज़्यादा पसंद है रैदर दैन मैं किसी इंडिकेटर पे कर जाऊँ कि यार ये इंडिकेटर अच्छा है, ये इंडिकेटर बुरा है. और कब तक आप उस इंडिकेटर के भरोसे प्राइस को एनालाइज कर पाओगे? ओके. एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, आपके इंडिकेटर की एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी रैपिडली चेंजिंग. यू सी, आज से 2 साल पहले जो सेटअप्स काम करते हैं तो वो आज नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. आज जो सेटअप्स काम कर रहे हैं वो 2 साल बाद नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उन सेटअप्स की एक लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस हैं मार्केट की वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी. अगर वो है तो आपके सेटअप 2 साल बाद काम नहीं करेंगे. आप फिर किसी न्यू स्विच पे हो जाओगे, कोई नया सेटअप ढूंढना शुरू कर दोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है. सो व्हाई नॉट टू जस्ट एनालाइज द प्राइस. मैंने काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं जो नेकेड चार्ट पे बाय करते हैं, नेकेड चार्ट पे सेल करते हैं, और मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि हाउ दिस पर्सन इज एबल टू एनालाइज प्राइस ऑन जस्ट बेसिस ऑफ नेकेड चार्ट. कोई इंडिकेटर नहीं, नथिंग, इज डूइंग ऑल द स्टफ्स ऑन नेकेड चार्ट. So that used to attract me very well. चलो अभी अपन चलते हैं बैक टू द वे हाउ यू स्टार्टेड ऑल दिस, है ना, योर पर्सनल स्टोरी इन स्टॉक मार्केट. 2018 में Yes. वी वर टॉकिंग ऑफलाइन. 2018 I started. जब क्या कर रहे थे तब? I was in my CS executive level. यू आर इनटू CS. 3 साल का है ये हाँ. कि 2 साल का? इंटर्नशिप के साथ इंटर्नशिप के साथ 4 साल हो जाते हैं लगभग. ओके.
तो यूर इसमें पूरी तरह घुसे हुए थे कि मेरे को CS करना है. बिल्कुल. यू आर देयर लाइक जिस हिसाब से आज पैशनेट हो ट्रेडर की तरफ या उसके करियर की तरफ, वर यू पैशनेट? तो नहीं था बट हाँ था. आई वाज लाइक करना है. यस. तो CS करते करते ट्रेडर बनने का आइडिया दिमाग में आया, या ट्रेडर बनने का नहीं कहूँगा, ट्रेडिंग करने का आइडिया दिमाग में आया, या इट वाज आफ्टर दैट? इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली. 2018 में आई रिमेंबर मैं अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में था. ओके. सो मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू डू ट्रेडिंग्स. अच्छा. तो वो क्लास में बैठे बैठे चार्ट स्क्रॉल कर रहा है, स्टॉक्स देख रहा है एंड ऑल, और वो पास ही बैठता था. तो सर लेक्चर दे रहे हैं और ये फ़ोन में लगा है. ओह, तो वो तो सीरियस नहीं था एटलीस्ट. CS को लेके. CS को लेके तो नहीं था बट हाँ फ्रेंड था, तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा वो. हाँ. तो और वो मुझे बताता भी था, देख आज 2000 रुपये कमा लिया, 3000. तो आई यूज टू थिंक यार इतना कैसे, क्या है ये चीज़, तो हमें भी पता चले. एंड CS में ना वी यूज टू लर्न अबाउट लॉज, सिक्योरिटीज़ लॉ, कैपिटल लॉ, सेबी से रिलेटेड एंड ऑल. वी यूज टू लर्न दैट. सो मुझे वो फील्ड कहने के रिलेटिव लगती थी. कंपनीज़ के नाम हम पढ़ते थे जब एग्जाम्पल्स दिया जाता था. तो मुझे लगा यार ये कुछ है तो मुझे करना चाहिए. तो उसने मुझसे कहा कि जस्ट ब्रिंग द कैपिटल. अच्छा, पैसा लेके आ. हाँ, ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उसकी हिंदी कमज़ोर थी, तो वो इंग्लिश में बात करता था हमेशा. यूज्ड टू टेल के ब्रिंग द कैपिटल एंड आई विल शो यू हाउ टू डू इट. सो आई ओके. और मैंने घर से झूठ बोल के 10,000 रुपये मंगा लिए. मैंने गॉड, दैट्स हाउ यू स्टार्टेड. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बाद में पता लग गया ना उनको? हाँ, क्या इस वीडियो से पता लगेगा? नहीं, मैंने बाद में बताया था. अच्छा. क्योंकि माई मदर यूज टू टेक एवरी हर चीज़ वो जानने का उनको बहुत शौक है. तो उन्होंने बाद में पूछ लिया था. सो 10,000 रुपये मैंने झूठ बोल के मंगाए कि बुक्स लेनी है. अच्छा. एंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, हाँ, तो पढ़ाई के लिए लाखों दे देंगे. तो उन्होंने 10,000 दे दिए. तो उन्होंने कहा ठीक है. और अब फिर अकाउंट खुलवाया, पैसे ऐड किए, और उस टाइम पे मुझे बाय और सेल भी नहीं पता था कि कैसे बाय करते हैं, क्या सेल करते हैं. उसी ने बैठे बैठे सब कर दिया एक दिन पहले. आई रिमेंबर उस टाइम एक्सपायरी थी, तो उसने ऑप्शन बाई किया. 2018 में ऑप्शन ट्रेडिंग? हाँ, ही स्टार्टेड. ओके. तो कुछ समथिंग कुछ उसने बाई किया और उसने कहा कि बॉस ये एंड की बात है, ये इन दिसंबर एंड. तो उसने कहा ये ऑप्शन है, इसको होल्ड करना, जब ये 15,000 हो जाएगा तब तो एग्जिट कर देना. 10 का 15,000 हो जाएगा एक दिन में? एक दिन 50%? मोर देन 50% एक्चुअली. इट इज 150% और समथिंग इट इज गोइंग अराउंड. ओके. तो उसने कहा कि कर देना और मैं तुझे ना क्लास के बाद मिलता हूँ. मैंने कहा ठीक है. अब वो ऑप्शन बाय किया एंड व्हेन आई सॉ वो 1,500 रुपये के लॉस में. तो मैं डर गया. सीरियस? तो ये ट्रेडिंग को लेके भी नहीं था यार. ओके. बाद में मैंने पूछा था उससे, उसने कहा था नहीं था यार. शॉक्स. सो अब 1:30 बजे जब लंच ब्रेक हुआ, 2:30 बजते बजते वो 7,500 रुपये के लॉस में चला गया. और मेरे हाथ पैर फूल गए थे उस टाइम पे लिटरली, बिकॉज इतना बड़ा लॉस मैंने लाइफ में नहीं देखा. मेरे ऐसा था कि 50 रुपये घूम जाते थे. आई यूज्ड टू पैनिक, अरे यार 50 रुपये कल तो रखे थे, कहाँ गए, और यही पॉइंट है कि जो फिजिकल मनी है ना, वो अगर 100 रुपये भी घूम जाना वो आपको बहुत पिंच करेगा. हाँ. स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है. 500 भी चलेगा नहीं, लाइक ठीक है 500 है, डिजिटल है ना, Digital फील है. नहीं है उसमें, नोट नहीं है वो. नोट नहीं है वो, असली वाला फील वाला सीन नहीं है उसमें. सो बट वो 7,500 रुपये मुझे बहुत हिट किया. वो गया, मैंने जैसे तैसे उसको एग्जिट किया एंड ऑल. वो पूरा 10,000 रुपये चला गया. कुछ दिनों बाद मैंने उससे बात ही नहीं की. मैं कहा यार तूने मेरे 10,000 डुबा दिए, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी अब. कट्टी. तो फिर मैंने उसको जब उसने मुझे बाद में बताया, अब दोस्त है, दोस्ती में नुकसान ना हो तो किस बात की दोस्ती. तो उसने मुझे बताया कि यार एक ब्रोकर है, उसका कॉल आया था, मैं कॉल से लेता था. तो मैंने कहा तू तो अच्छा प्रॉफिट करता था. तो कहता नहीं, जब प्रॉफिट होता था तब तुझे बता देता था, लॉस बताता नहीं था. बाद में इन्होंने कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं खोला अपना कोई? ये एक वैसे फेक इन्फ्लुएंसर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन जनाब में. नहीं, मुझे कोर्स बेच के पैसा नहीं कमाना है सर. कोर्स बेचना नहीं, इस तरह की चीज़ें करके कि प्रॉफिट हुआ तो दिखाया, नहीं तो नहीं दिखाया. हाँ, ये तो है, बहुत देखे. ओके. बट यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर, कुछ सीखा? क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं सुना मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ. बहुत गुड वन. ये तो गुड वन है, ये तो हम हाईलाइट में डाल देंगे लाइक कि CS खत्म होने के बाद जॉब करते करते ट्रेडिंग की, या मिक्स किया, या सिर्फ ट्रेडिंग? जॉब तो की नहीं सर. जॉब की ही नहीं? की नहीं. एग्ज़ाम पास आउट किया, मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं कोविड के वजह से घर आ गया था. फिर सो
मैं कोविड के बाद घर आ गया था, क्योंकि पूना और बॉम्बे में बहुत कुछ कोविड फैल रहा था उस टाइम। महाराष्ट्र वाज अ पीक पॉइंट एट दैट टाइम। सो मुंबई बैडली हिट, वाज वेरी बैडली हिट, और उन्होंने कहा तू वापस आ जा, वी डोंट वांट कि तू वहाँ रहे। और मैं पीजीज वीजीज में दोस्तों के साथ रहता था, तो आई जस्ट कम, मैंने कहा मैं वापस आ जाऊँगा। एंड मैं फिगर आउट कर रहा था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। सो उस टाइम स्टॉक मार्केट का काफ़ी बूम चला, कोविड टाइम भी, यस, कोविड के टाइम पे काफ़ी बूम चला एंड ऑल। वैसे ही बूम में मुझे भी लगा कि यार थोड़ा देखते हैं ना, ट्राई करके कि क्या होता है। नॉलेज तो है ही तुझे, भले ही थियरी नॉलेज है बट है नहीं नॉलेज। आई नीड टू नो कि उस टाइम पे नॉलेज कहाँ थी। नहीं, बिल्कुल टाइम पे नहीं थी ना। वो मेरा मिसकंसेप्शन दिमाग में था कि मुझे नॉलेज है, बट मुझे जो नॉलेज थी वो लॉस की थी, और ट्रेडिंग इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। ये अपने आप में एक अलग है, ये कुछ सिमिलर नहीं जाती है। सो अब उस टाइम मुझे पर्सनली ना अगर मधुमक्खी ने अगर गलती से काट लिया हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें शहद निकालना आता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी उस टाइम पे वहाँ पे थे। मैं उस टाइम पे वहाँ पे था, बिल्कुल था। और जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी फंडामेंटल ट्रेडिंग से। थोड़ा देखना शुरू किया, बैलेंस शीट्स पढ़ना शुरू की, कंपनीज़ के फंडामेंटल्स देखे, पीई रेशोज़ एंड वगैरह देखे। फिर मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड जो प्लेस किया वो किया रिलायंस में। आई रिमेंबर रिलायंस की उस टाइम एनुअल जर्नल मीटिंग थी और काफ़ी न्यूज़ में था वो स्टॉक। मैं CNBC बहुत देखता था। मैं आज लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आपके ऐप कोई है आपके पास न्यूज़ से रिलेटेड, डिलीट कर दो, सब बकवास है, कुछ काम नहीं आएगा। गॉड, मुझे लगा यू आर अबाउट टू से कि मैंने CNBC देखा एंड इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एंड जिन लोगों के पास ऐप्स हैं, प्लीज स्टार्ट वाचिंग, प्लीज स्टार्ट डिलीटिंग ऑल दोस थिंग्स। यू डोंट इवन वॉच द न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक डजंट मूव ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। जिसको पता है वो मूव कर चुका है, जिसको पता है कि बॉस ये मूव करने वाला है, उसने पैसा निकाल लिया है, बाहर चला गया, खत्म हो गया, वो गेम खत्म हो गया। आपके पास न्यूज़ आई, यू आर द लास्ट पर्सन टू गेट दैट न्यूज़। डोंट फील दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन, मुझे पता चला है। भाई अरे दुनिया को पता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सो यस, रिलायंस का स्टॉक बाई किया एंड 400 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ न्यूज़ के बेस पे। न्यूज़ के बेस पे एनुअल मीटिंग थी, बहुत अच्छी कैंडल बनी थी उसमें। वो स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे था, कहीं पर भी कोई भी इंसान बाय करता वो स्टॉक प्रॉफिट देता। बिगनर्स लक्स हम जिसको कहते हैं जनरली, तो वो उस तरीके से हुआ। देन 400 रुपये का कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे। कितने कैपिटल पे? मैंने आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये कुछ समथिंग लगाए थे। तो इंट्राडे मार्जिन में कहाँ से लाए थे? अच्छा, मार्जिन भी था तो? मार्जिन रूल नहीं, तो जब हटा नहीं था तो मार्जिन अच्छा मिलता था। हाँ हाँ, उस टाइम पे मुझे याद है एक ब्रोकर थे आस्था ट्रेड करके, वो बहुत अच्छे मार्जिन देते थे। यार कल जो मैं बात कर रहा हूँ ना हाँ। पॉडकास्ट की, ही सेड द सेम ब्रोकर कि यार आस्था सिक्योरिटीज था, मैं इंट्राडे में मैंने पोजीशन बनाई थी। अरे वो ट्रेडर, वो जो ब्रोकर था ना, वो हम रिटेलर्स ऐसे 4-5 थे। विजडम कैपिटल था, आस्था सिक्योरिटीज बहुत थे, एक और था LSW, वो अभी भी है। ये 40-50 गुना देते थे, 40-50 टाइम्स इंट्राडे में। बहुत मार्जिन मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो हम रिटेलर्स के लिए वरदान थे। हाँ, पर मार्जिन रूल आ गया, सब खत्म हो गया। मार्जिन रूल के बाद सब खत्म हो गया। एंड जब ये एक्चुअली मार्जिन रूल फेजेस में आया था, इफ यू रिमेंबर, 25, 50 एंड एवरी क्वार्टर, आई नो। तो जब वो फेजेस लास्ट फेज में वो चल रहा था, तो आई वॉज वेरी वरीड कि यार चला गया सारा। मतलब नो वन वॉन्ट्स टू मेक के रिटेलर पैसा कमाया, आई टू थिंक लाइक दैट। बट द स्टोरी अबाउट रिलायंस ट्रेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई गेट टू नो कि उस टाइम पे मुझे ब्रोकरेज के बारे में पता चला, STT के बारे में पता चला, मुझे और भी चार्जेस के बारे में पता चला कि ये भी लगते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये चार्जेस लगते हैं। 400 रुपये का जो प्रॉफिट था, तब मेरी साइकोलॉजी ऐसी थी कि राउंड नंबर पे चला जाता हूँ, 500 कर लूँगा, तो बोलने में अच्छा लगेगा मैंने 500 रुपये कमाए आज। पर वो साइकोलॉजी हिट की एंड मैंने एक बार और बाई किया, तो वो 300 रुपये के प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि 100 रुपये का लॉस हो गया, वो रिट्रेस कर रहा था। मैंने फिर बाई किया तो वो 400 चला गया फिर से। मैंने कहा यार और 100 कमाना है। ऐसे करते 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 मैंने 10 ट्रेड प्लेस कर दिए और मैंने कुछ 250 रुपये के आसपास उसमें निकाले। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा 250 रुपये तो कमा ही लिए। ब्रोकर का स्टेटमेंट आया, मैंने देखा तो वो 150 प्लस लॉस में। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, मुझे लगा ये कुछ स्कैम हो रहा है। मैं कहा ब्रोकर की कैलकुलेशन मिस्टेक है, ब्रोकर अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ओह गॉड। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने लिटरली कस्टमर केयर पे कॉल किया। मैंने उनको कहा कि 150 रुपये का लॉस आ रहा है, तो उन्होंने कहा सर प्लीज़ चेक योर स्टेटमेंट एंड डू चेक योर चार्जेस ऑल्सो। मैंने चेक किया, मेरे का STT भी लगता है। फिर मैं एक एक चार्जेस गूगल कर रहा था कि STT क्या होता है, टर्नओवर पे लगता है। हाँ, मैं हर एक चीज़ गूगल कर रहा था, प्रॉफिट पर ही लगता है। और देखिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट फैक्ट है। स्टॉक मार्केट में आप उतनी ही गलतियां कर सकते हो जितनी आप आपकी उंगलियों पे गिन लो। मैक्सिमम
आप 10 मिस्टेक्स कर पाओगे, उससे ज़्यादा मिस्टेक्स इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम इज़ आप उस 10 मिस्टेक्स को 100 बार रिपीट करते हो। एक ही मिस्टेक को आप 100 बार रिपीट किए जा रहे हो विदाउट इवन नोइंग कि क्या मिस्टेक है, एंड दैट्स वेयर कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो। एक मिस्टेक करने के बाद आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि दिस इज़ वेरी कॉमन। मैं ऐसा करता था कि मैंने कोई ट्रेड प्लेस किया, एनालिसिस किया, ट्रेड प्लेस कर दिया, अगर वो मेरे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है ना, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा। ये बिफोर इट हिट द स्टॉप लॉस। यही दिक्कत है। स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट प्राइस लगा दिया है, लेकिन जैसे स्टॉप लॉस के पास आया तो मैंने उसको एग्जिट करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि 2 रुपये बच जाएंगे, 3 रुपये बच जाएंगे, कुछ भी 1% अमाउंट बच जाएगी। बट ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि ये बंदा अपने डिसीजन पे बैठ ही नहीं सकता है, ये बंदा अपने ट्रेड एनालिसिस पे नहीं बैठ सकता है, एंड उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यही गलती ऑपोजिट साइड भी होती है कि टारगेट प्राइस हिट हो गया है, आप टारगेट 5 रुपये ऊपर चला गया है, फिर भी नहीं काट रहे। बिल्कुल, आप निकाल देते हो। उस केस में शायद कई लोग नहीं काटते कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मैं निकाल और फिर एक बड़ा कैंडल आ जाता है, जो आया था वो भी चला गया। मैं निकाल देता था। मेरी साइकोलॉजी ऐसी थी कि मैं होल्ड नहीं कर पाता था अपने ट्रेड को, और मैंने बहुत सालों तक ये किया। एक मिस्टेक मैं और करता था जो अभी भी बहुत लोग करते हैं, कैंडल स्टिक्स का प्रॉपर क्लोज ना होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक एक जोन में है और मुझे पता है इस जोन में अगर ये पर्टिकुलर कैंडल बनेगी तो ये ऊपर जाएगा, तो अगर मैं उस जोन में उस स्टॉक को देख रहा हूँ और वो कैंडल बन रही है, 5 मिनट की कैंडल है, बन रही है, 3 मिनट में मुझे लग गया कि कैंडल बहुत बुलिश बन गई है, अच्छी खासी बॉडी के साथ बन गई है, मैं चौथे मिनट वो ट्रेड प्लेस कर देता था। 1 मिनट अभी भी कैंडल स्टिक में फॉर्म होने में, उसको क्लोज होने में बाकी है, लेकिन मैंने प्लेस कर दिया है विदाउट इवन कन्फर्मेशन, और वो फिर वो स्टॉक थोड़ा नीचे आया, जो कैंडल बुलिश बन रही थी वो थोड़ी बहुत डोजी बन गई। ये मिस्टेक मैं हर बार करता था। दैट इज़ द फोबो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि आप ये सोचते हो कि ये अपॉर्चुनिटी गई तो सालों तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या आज मैं अगर कुछ कमा के नहीं निकला तो नहीं निकला। इट्स लाइक डेली वेज मेंटालिटी कि हर दिन मजदूरी करनी है, हर दिन कुआं खोदना है, पानी निकालना है, और हर दिन कुछ खाना है, और अगर नहीं किया तो यार दिन वेस्ट हो गया। 21 के राउंड लाइक 3-3.5 साल पहले। तो अगर सीरियसनेस नहीं थी तो ये जो करियर की कश्ती है किस तरफ जाएगी वो भी सोच रहे थे, या अभी पता नहीं, ओपन एंडेड चलते हैं? नहीं पता था। नहीं पता। वो पता लगा जब मैंने 2.5 लाख का लॉस किया। 2.5 लाख रुपए का लॉस? यस। ओके, बट 2.5 लाख रुपए आए कहाँ से? बैंक लूटा था क्या? नहीं। बैंक तो छोटा सा बैंक फ्रॉम माय फादर। मैंने अपने पापा से कहा, ओके, मैं कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है। और ऐसा होता था कि मैं घर ज़्यादा रहा नहीं हूँ बचपन से। ओके। तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स खेलता था, तो मैं बाहर चला जाता था। देन आफ्टर दैट मैं पूना चला गया पढ़ने के लिए एंड ऑल, तो घर ज़्यादा नहीं रहा। कोविड के टाइम पे काफ़ी रहा, घर वालों को मुझे समझने का काफ़ी मौका मिला और मुझे उन्हें समझने का काफ़ी मौका मिला। सो मैंने कहा कि मुझे ऐसा है कि इसमें करियर करना है, मुझे लगभग 2.5 लाख रुपए चाहिए। माय फादर ही डजंट नो ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो नहीं जानते ये सब चीज़ें। उन्हें लगा मैं इन्वेस्ट करने के लिए मांग रहा हूँ। मैंने लिए और लगभग 1 साल में मैंने कुछ 2.5-3 लाख रुपए के आसपास लॉस कर दिया। आई लॉस्ट इन ऑप्शंस। ऑप्शन बाइंग काफ़ी ट्राई की, पर वो प्रॉफिट चला नहीं। लॉस कभी प्रॉफिटेबल रहा, कभी नहीं रहा। कभी ऐसा होता था कि 12 बजे तक प्रॉफिटेबल हूँ, 3 बजे तक लॉस में हूँ। सो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रेड एनालिसिस नहीं है, कोई जर्नल मेंटेन नहीं है, कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, कुछ नहीं है। बिल्कुल एक नूब ट्रेडर की तरह मैं ट्रेड करता रहा साल भर। जब बड़ा लॉस हुआ, सो आई डिसाइडेड कि बॉस ऐसे नहीं चलेगा, तू ऐसे कैपिटल लूज़ करता जाएगा, नहीं चलेगा। और मुझे लगता है एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैंने कभी पैसा लॉस नहीं किया अपनी लाइफ में। उसके पहले 10,000 रुपये किए थे उसके पहले, पर ऐसा कोई बड़ा अमाउंट जिससे मुझे हिट कर जाए। 2.5 लाख रुपये इज़ वेरी बिग अमाउंट। इट्स समबडीज ग्रेजुएशन डिग्री और इट्स समबडीज लाइक कि उसकी पूरे जीवन की जमा पूंजी है वो। हाँ, उसने पूरे जीवन ये कमाया और मैंने वो लॉस कर दिया। और ये कितने समय में लूज हुआ ये पैसा? 6-8 महीने। 6-8 महीने लगे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा लूज़ करने में, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना, मेरी आदत है ट्रेड को बीच में से काटने की। तो थोड़ा सा लॉस काट देता था, थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं काटता था, ये वाला सीन चलता ही रहा। तो वो टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैंने 2.5 लाख गंवाने के बाद पॉज कब लिया, रुक जाओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं? जब वो पूरा पैसा लूज हो गया सारा। आई वॉज हैविंग जीरो, कुछ भी पैसा नहीं था मेरे अकाउंट में। पापा को पता था? नहीं, तब मेरे में हिम्मत नहीं थी उनको बताने की। कुछ भी पता था कि कुछ भी गया है? नहीं,
कि पापा मैंने 20,000 का लॉस हो गया, बीच बीच में कभी बता दिया? फादर वो कभी मुझसे ऐसे नहीं पूछते थे कि तूने कितना कमाया, नहीं क्या नहीं, किया। उनकी बात नहीं कर रहा, फ्रॉम योर एंड। नहीं, मैंने कभी नहीं ये बताया, कॉन्वर्जेशन करने की हिम्मत ही नहीं हुई? कभी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा लॉस में रहा, तो लॉस क्या ही बताओ। देखिए ऐसा है, मुझे समथिंग जस्ट केम आउट एंड इट स्टॉप्ड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर तब कहिएगा जब आपने लॉस किया हो और आपके घर वाले आपके एक्सप्रेशन देख के ये ना बता पाए कि आप प्रॉफिट में या लॉस में। मुझे लगता है जैसे आज मेरे घर वाले देख के नहीं बता पाते आज इसने कमाया है या गवाया है, तो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि आई एम नॉट इनटू दैट कि मैं प्रो ट्रेडर बन चुका हूँ, बट आई एम इनटू दैट जर्नी, वो प्रोसेस में हूँ कि मैं उस लेवल तक जा सकता हूँ। तो उस टाइम पे जब वो लॉस हुआ तो मुझे ऐसा लगा, मैंने 2 रात तक बैठ के बहुत सोचा, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं मतलब बताऊं भी कैसे कि पापा 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया जो आपने कैपिटल दिया था। एंड फादर बीइंग अ फादर वो कभी पूछते नहीं है, उनको अगर कुछ पूछना है वो मेरी मम्मी के थ्रू आता है। अच्छा। सो आई हैव अ वेरी गुड कनेक्ट विद माई मदर बट नॉट विद माई फादर। इट नॉट दैट के इमोशनली नहीं है, बट हाँ बातचीत नहीं है ज़्यादा। सो पर मुझे पता है मेरी मदर से ज़्यादा केयर मेरे फादर को है मेरी, क्योंकि हमेशा मम्मी के थ्रू पूछते हैं। सो मैं डर गया था कि बताऊंगा कैसे, क्या कहूँगा इनको। तो मैंने 2.5 लाख रुपए के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, बट 2 दिन तक मैंने काफ़ी सोचा। मैंने सोचा कि यार अब क्या करना चाहिए, कैसे करूँगा, क्या मिस्टेक हुई, क्या है। तो मुझे ये लगा कि मुझे 1 हफ़्ते का रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज अभी मेरे इमोशंस पीक पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। मैं लॉस वो मेरे माइंड में स्टक कर चुका था, क्योंकि 2.5 लाख के अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे। क्या उस टाइम जिंदगी भी तो यही चल रही है सिर्फ, और योर फोकस ऑफ लाइफ। एंड दैट मेन पार्ट इज आप घर में बैठे हो, हाँ घर पे बैठे हो, आप बाहर नहीं हो। ये वही समय है कोविड का जब आप घर में बैठे हो, डर है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन पे बात करके क्या करोगे किसी से। आप घर में हो और कहते हैं खाली घर आपको खाने को लौटता है। तो वो पार्ट था, तो मैं बहुत डिप्रेस था उस 2 रात। तो फिर रीस्टार्ट कैसे किया? रीस्टार्ट मैंने किया, मुझे लगा कि यार बॉस सुन, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से पहले तो नोट डाउन कर जो मिस्टेक्स तूने अपनी लाइफ में करी है अब तक ट्रेडिंग। मैंने 2018 से अपनी लाइफ को रिवाइंड किया। मैं व्हाट्स द थिंग, मैंने कम से कम 15 मिस्टेक्स अपनी लिखी कि ये मिस्टेक्स है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया तो वो मिस्टेक्स नहीं हुई, वो हुई, ऑब्वियसली हुई, क्योंकि माइंड एक लूप में था, माइंड एक हैबिट में था। क्योंकि जब आप एक मिस्टेक करते हो तब आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल ये है कि ये इसकी हैबिट बनानी है। वो बनते जाती है, आप लूप में फंस जाते हो। पॉइंट ये है कि आप उसको कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। बट मैंने उन चीज़ को बैठ के ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनमें और मुझ में कहाँ डिफरेंस है, क्या फ़र्क आ रहा है इन लोगों में और मुझ में। देन आई ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स अबाउट दैम। एक फॉरेन के ट्रेडर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, थोड़ा सा इशू हो जाएगा, तो पर मैं उनको काफ़ी ऑब्जर्व करता था। ही यूज़ टू ट्रेड बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके। सो मुझे वो चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग लगी कि यार जैसे जनरली मैं जब ट्रेड करता था मैं कैंडल के बनने का वेट कर रहा हूँ कि कैंडल बनेगी और मैं ट्रेड लूँगा, ये बंदा वेट कर रहा है कि वो जोन में आएगा और ट्रेड लेगा। तो आई वाज लाइक कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है कि जोन में आके चल देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल क्या बन रही है। मैंने काफ़ी उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर मुझे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता चला, ओके, कि दिस इज थिंग्स विच इज़ वर्किंग वेरी गुड इन द मार्केट। सो आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट, आई स्टार्ट watching few podcasts, I start watching few YouTube channels about that and all। तो मुझे लगा यार दिस इज समथिंग कि मुझे पढ़ना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर अ बुक नेम, बट एक बुक है जो मैंने डिमांड सप्लाई से रिलेटेड भी पढ़ी है। ओके। मैं आपको पॉडकास्ट के बाद बताऊँगा वो बुक, आई नीड टू सर्च इट। वो बुक मैंने पढ़ी थी एंड ज़्यादा कुछ गेन नहीं किया, बट हाँ बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई पता चला। एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर ऑन डिमांड सप्लाई एंड ऑल। एंड उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बॉस डेली ट्रेडिंग करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो माइंडसेट है कि आपको डेली ट्रेड करना है, रोज़ सुबह उठना है, रोज़ ट्रेड करना है, रोज़ सुबह उठना है, इट्स लाइक डेली वेज माइंडसेट, जिसको कहते हैं ना डेली मजदूरों वाला माइंडसेट है। नथिंग रॉन्ग विद दैट, मजदूरों से कोई वो चीज़ नहीं है, बट द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव कि ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जितने कम ट्रेड्स आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल। महीने में 3 ट्रेड्स लो, लेकिन ऐसे ट्रेड्स लो जो आपको हायर रिस्क टू रिवॉर्ड दे देते। यू आर हियर टू मेक मनी, यू आर नॉट हियर टू ट्रेड। मार्केट आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स के पैसे नहीं दे रहा है, क्वालिटी ट्रेड्स के पैसे दे रहा है। नंबर ऑफ ट्रेड्स से ज़्यादा होंगे इनफैक्ट तो मार्केट खींच लेता है पैसे, मार्केट खींच लेगा। और अब तो चार्जेस हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बढ़ गया है। तो आपको क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है। एंड क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। क्वालिटी ट्रेड्स पेशेंस रिक्वायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर करते हैं। जनरली होता ये है कि अगर आपने एक जोन मार्क कर लिया है, मार्केट उस जोन पे नहीं आ रहा है, पर आप उसको ऊपर ही देखे जा रहे हैं और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, बाय कर लेते हैं।
एंड देन यू पुट दैट, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट अभी किस स्ट्रक्चर में है, किस जोन में है और वो कैसे काम करेगा. मुझे उसमें एक चीज़ समझ में आ रही थी, मेरा सेटअप काम कर रहा है पर ऑप्शंस की इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाइंग में होता ये है आपका जो थीटा डिके है वो सबसे ज़्यादा आपका दुश्मन है. सो चीज़ मेरे डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन वो उतने टाइम में नहीं जा रही है जितने टाइम में मैं चाहता हूँ, और वो लॉस में कट हो जाती है. करेक्ट. सो ये लूप 4-6 महीने तक चला, तो मुझे रियलाइज हुआ बॉस स्टडी इज़ गुड बट द सेगमेंट इज़ नॉट गुड, यू नीड टू चेंज द सेगमेंट. अच्छा. तो फिर मैंने सेगमेंट चेंज किया एंड आई मूव टू फ्यूचर्स. और मुझे फ्यूचर्स में ये लगा कि बॉस दिस इज समथिंग इज़ वर्किंग. रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे उसमें काफ़ी ईजी लगा, क्योंकि मुझे वो मोर ओवर इक्विटी की तरह लगा कि यहाँ पर बस मैं अपनी क्वांटिटी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा कैपिटल बढ़ा लूँ तो मैं ये कर सकता हूँ. अगेन गो टू माई फादर, अगेन टोल्ड हिम. ओके. एंड दैट्स वेयर आई टोल्ड हिम अबाउट दैट 2.5 लाख रुपए का लॉस. बड़ी हिम्मत बहुत इकट्ठी की होगी. बहुत वो की थी. एंड मुझे याद है उन्होंने कैसे बोला. मैंने मम्मी पापा थे वो टीवी देख रहे थे, सो आई टोल्ड हिम पापा बात करनी है. तो पापा ने बताया बोलो क्या हुआ. सो आई टोल्ड हिम कि वो जो आपने 2.5 लाख रुपए दिए थे वो लॉस में चले गए एंड मुझे अब पता चल गया है कि कैसे ट्रेड करते हैं. सो आई वांट टू ट्रेड नाउ. माय फादर, उन्होंने 2-5 मिनट कुछ नहीं बोला और उन्होंने जस्ट बोला पता कैसे चला तेरे को. ओके. मैंने कहा क्या पता कैसे चला. सो ही सेड नहीं, ये पता कैसे चला कि तू अब ट्रेड कर सकता है और तू वापस आया कॉन्फिडेंस के साथ. सो मैंने फिर सारी स्टोरीज बताई. मैं कहा पापा ऐसा हुआ, उतने लॉस चल रहा था, ये चल रहा था. और फादर जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, पहले आ जाता तू अभी क्यों आया. तू मतलब इतने टाइम तक ये बोझ अपने दिल में लेके चल रहा था कि तूने मेरा 2.5 लाख रुपए कमा दिया. और उन्होंने कहा तूने अपनी वैल्यू 2.5 लाख से जोड़ी कैसे. तुझे क्यों लगा वो 2.5 लाख मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे से. तू सिंपली आता मेरे पास, कहता पापा ये कि मुझे धंधे में कभी नुकसान नहीं हुआ, मुझे बिजनेस में नहीं हुआ है. गलती मैंने भी करी है. ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये उम्र के साथ हुआ है. हमने भी गलतियाँ करी है. तो इस चीज़ को समझ. एंड माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. माई मदर टोल्ड भी तूने पहले बताना चाहिए था ये चीज़ है. एंड आई टोल्ड माई फादर कि पापा आप समझ में आया है, ये है वो है. तो माई फादर अगेन गेव मी 1,75,000. ओके. हाँ 1,75,000 समवेयर अराउंड गेव मी. उस टाइम पे फ्यूचर का लॉट अभी भी आ जाता है उधर में. तो आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद दैट एंड ऑल. धीरे धीरे मैंने फ्यूचर में, एंड लकीली मैं इसको लक भी कह सकता हूँ और मैं इसको एक करेज भी कह सकता हूँ अपना, जो मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया है कि इतने सेटबैक के बाद भी अगर ये व्यक्ति वापस आ रहा है, सो आई नीड टू रिवॉर्ड हिम. और मार्केट आपकी कंसिस्टेंसी को, आपके करेज को रिवॉर्ड करता है. Yes, it does. ये करता है, बिल्कुल करता है. मैंने पर्सनली देखा है. और मैंने उस टाइम स्ट्रिक हिट करी थी 7 ट्रेड्स की टारगेट की. यू कैन स्टिल सी ऑन माई P&L 7 ट्रेड्स स्ट्रेट. बट इस बार एज अ पर्सन तो चलो अलग हो गए, एज अ ट्रेडर अलग कैसे थे. एज अ ट्रेडर आई स्टार्ट वेटिंग. मैंने वेट करना शुरू किया ट्रेड्स के लिए. ये सेगमेंट भी तो सेगमेंट नया था, वेट करने को. सेगमेंट नया था. साथ ही साथ ये था कि सेगमेंट नए के साथ साथ एक था कि मुझे अब इस चीज़ में बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी चीज़ों की. मुझे पता था कि कब ट्रेड में एग्रेसिव होना है और कब कंजर्वेटिव होना है. आप हर बार मार्केट में सेम अप्रोच नहीं ले सकते. कई बार मार्केट इतना बुलिश है कि आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो, वो रिट्रेस भी नहीं करेगा. तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी स्टडी से कि कब मुझे एग्रेसिवली इसमें ट्रेड करना है, मतलब घुस जाना है ट्रेड में विदाउट कन्फर्मेशन, और कब ये वेट करना चाहिए कि वेट रुक जा थोड़ा भाई, नीचे आ. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्ट कंबाइनिंग द अप्रोचेस. I start demand supply trading, I start SMC concept, combining them. Also, I start sectoral analysis, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफ़ी ट्रेडर मिस करते हैं. मुझे नहीं लगता मोर देन 50% ट्रेडर्स ने कभी सेक्टर्स के चार्ट भी देखे होंगे. वो निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये दुनिया है. बॉस दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड. निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, निफ्टी बैंक में कुछ 6 से 7-8 स्टॉक आते हैं जो बैंकिंग सेक्टर से कंसिस्ट करते हैं. क्या बाकी सेक्टर स्टॉक नहीं चलाते? जस्ट बिकॉज आपको अलाउ किया गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, आपको लगता है कि ये बहुत है, पर ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ फार्मा सेक्टर, देयर इज़ अ रियलिटी सेक्टर, देयर इज़ एनर्जी सेक्टर, POC सेक्टर, PSU सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. आप उनको देखिए, आपको समझ में आएगा. सो आप अब देखिए, इसमें आता है स्टडी को रिलेशन वाला पार्ट. आपको एक पार्ट बताता हूँ. जनरली क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने सेक्टर से एग्जैक्ट कोरिलेटेड है. मतलब अगर आपने सेक्टर का चार्ट एनालाइज किया और अगर आप सेक्टर में बुलिश है, आपको स्टॉक का भी चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है. फिर वो स्टॉक अपने आप मूव करेगा क्योंकि उसका सेक्टर मूव कर रहा है. कई बार ऐसा होगा कि स्टॉक अपने सेक्टर से कोरिलेट नहीं करता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर PSU सेक्टर ऊपर है, ज़रूरी नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऊपर हो, वो कई बार अपने सेक्टर से कोरिलेट नहीं करता है. लेकिन कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सेक्टर से बहुत कोरिलेट करते हैं.
ये दोनों Okay. सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं. देयर इज़ अ स्टॉक कॉल PFC एंड REC, PFC लिमिटेड एंड REC लिमिटेड. अगर आप ये स्टॉक को देखते हो तो व्हेन आई एम बुलिश इन PFC, मैं REC का चार्ट भी नहीं देखता हूँ. मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, ये अलग अलग नहीं चलते. सो ये को रिलेशनशिप भी आपको स्टैब्लिश करते आना चाहिए. ये कैसे पता लगता है कि विच वन इज Observe. ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है या ये कहीं पे मिल जाता है कि ये स्टॉक आपस में कोरिलेटेड है? सिंपल, मैंने तो ढूंढा नहीं, मिलता भी होगा तो मुझे पता नहीं, पर मैंने ये एनालिसिस करके ही देखा है. मैंने काफ़ी स्टॉक और आईटी में भी ये कोरिलेशन काफ़ी लोग कुछ स्टॉक्स में बोलते हैं, बहुत होता है, Infosys का TCS के साथ या स्टफ लाइक दैट होता है. अगर आप देखते हैं तो IT का जो सेक्टर है, आप, मुझे लगता है कि IT को सेक्टर के चार्ट के बिना नहीं एनालाइज करना चाहिए. वैसे तो किसी भी स्टॉक को नहीं करना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली IT, कि IT को स्टॉक कर रहे हो ट्रेड, तो आप सेक्टर को चार्ट एनालाइज कीजिए. फेयर. अभी लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन कि किस तरह से यू डू योर सेक्टर एनालिसिस, किस तरह से SMC या डिमांड सप्लाई का जो द फ्रेमवर्क दैट यू यूज़, एक बहुत ही बेसिक लेवल से हाउ डू यू प्रैक्टिकली डू इट, एक बार करके देखते हैं. Yes. Basically, I'm trying to explain how you can catch the momentums rather than just a bullish stock. Let's pick MFSL. Recent analysis ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. Pretty good. ठीक है. ठीक है. Okay. So let's say ये MFSL का स्टॉक है जो करंटली डेली टाइम फ्रेम इसका ओपन है. मेरी अप्रोच ये रहती है, सबसे पहले इसके मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं. ओके. अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो एक क्लियर बुलिश स्ट्रक्चर इस स्टॉक का यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि क्लियरली ये बुलिश ट्रेंड में है. बट इफ़ यू सी कि मंथली टाइम फ्रेम पे मैं इसको ट्रेड तो नहीं कर सकता. 2 रीज़न है. एक तो मेरी एंट्री बड़ी है, स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा. मैं करता ये हूँ, यहाँ पर इसके डिमांड जोन्स को मार्क करना शुरू करता हूँ. अब आप डिमांड जोन्स को कुछ इस तरीके से समझिए कि प्राइस अगर एक डाउन मूव में आया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, और अगर प्राइस में इस लेवल्स के आसपास एक मोमेंटम आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस नीचे आया और ये वो जोन है, ये वो लेवल है जहाँ से प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आया है. सो देयर हैज़ टू बी समथिंग जो इस पूरे जोन में कैरी आउट कर रहा है. देखिए बेसिक किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं. सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए अगर मैंने कोई चीज़, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी MFSL का स्टॉक 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे पास 5000 करोड़ रुपए पड़े हैं जो मुझे MFSL पे लगाने हैं. व्हाट आई विल डू, मैं इन पैसों को एक्यूमुलेशन फेज़ में ही लगाऊंगा. मतलब क्या, मैं इन 5000 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दूंगा कुछ रेंज में. एक 500 करोड़ रुपए यहाँ लगा दिए, 500 करोड़ यहाँ लगा दिए, 500 करोड़ यहाँ लगा दिए, धीरे धीरे करके. रीज़न बीन वेरी सिंपल, अगर 5000 करोड़ एक साथ लगा दिए तो ये स्टॉक ऊपर भागेगा और मुझे ये 5000 करोड़ की पूरी क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे 1000 या 2000 करोड़ से ही मोमेंटम में आ चुका होगा. एक अच्छा खासा वॉल्यूम उसमें क्रिएट हो जाएगा और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया होगा. वो स्टॉक न्यूज़ में आ जाएगा. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी लगाना शुरू करता हूँ. बट एक चीज़ को समझिए कि ये जो 5000 करोड़ रुपए हैं, यू आर टॉकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ एन ऑपरेटर. आई एम टॉकिंग ऑफ, यस, सोच रहे हो. बिल्कुल एक ऑपरेटर के एंगल से आप इसको सोचना शुरू कीजिए. आप इसको डिमांड सप्लाई थ्योरी में इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल सिंपल वे में समझाते हैं. ओके. सो सिंपल डिमांड सप्लाई की मेथोडोलॉजी जो बेस्ड है वो बहुत सिंपल चीज़ों पे बेस्ड है. इसको एक बेसिक बच्चे के मैथ से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए 100 क्वांटिटी है, राइट. उसी 100 क्वांटिटी के 100 सप्लायर भी हैं. ठीक है. तो प्राइस में 0 चेंज आएगा क्योंकि 100 क्वांटिटी को 100 सप्लायर मिल चुके हैं. राइट. जिसको 100 खरीदने थे उसको 100 मिल गए, 100 ने बेच दिए, बात खत्म हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. एंगल को ट्विस्ट कीजिए, 120 क्वांटिटी है और यहाँ पर 100 ही सप्लायर है, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. वेरी सिंपल फैक्ट यहाँ पर है कि 120 थे तो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम था, प्राइस बढ़ गया. कोविड के एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए. कोविड में जो आपके हैंड सैनिटाइजर थे, जो आपके ग्लव्स थे, इनकी जो डिमांड थी वो एकदम से स्पाइक हुई. करेक्ट. लेकिन इनकी जो सप्लाई थी वो अभी भी उतनी थी, बिकॉज नो वन वॉज रेडी फॉर इट. सो उसकी जो प्राइस है वो हाइक हुई है. गवर्नमेंटल लॉस की वजह से कम ही रही है, बट अगर आप एक जर्नल देखें तो हाइक हुई है. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड एकदम से पीक कर गई और सप्लाई नहीं थे. 120 क्वांटिटी की डिमांड थी, 100 ही क्वांटिटी का सप्लाई था, प्राइस ने हाइक कर गया. ठीक है, फेयर इनफ. उल्टा केस हो जाता है सप्लाई के केस में. यहाँ पर आप कर दीजिए 100 क्वांटिटी और यहाँ पर आप कर दीजिए 120. मतलब 100 क्वांटिटी की डिमांड है, 120 क्वांटिटी की यहाँ पर क्या है, सप्लाई है, प्राइस नीचे जाएगा. बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, डिमांड इज़ गोइंग डाउन. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज़ कि देखिए
यहाँ पर हुआ क्या है, जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने से प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि अगर किसी लेवल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक कीजिए, अगर इस लेवल से प्राइस ऊपर गई है तो उस ऑपरेटर की पूरी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि अगर जितने बायर्स थे उनको उतने सप्लायर मिल जाते तो प्राइस में तो चेंज ही नहीं आता ना। करेक्ट, प्राइस तो वहीं की वहीं रुक जाती। लेकिन प्राइस में चेंज आया है बट वो ऑर्डर्स पूरे एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो बाकी के ऑर्डर्स का हुआ क्या? लेट्स से उसने 120 लगाए थे, उसको 100 मिल गए और पर 100 से प्राइस तो ऊपर चली गई, पर वो 20 ऑर्डर्स कहाँ गए? वो 20 ऑर्डर अभी भी यहीं पर पेंडिंग पड़े हैं, अभी लगे नहीं है, अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एंड दैट्स वेयर हम कहते हैं जब प्राइस नीचे आएगी तो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगी। ओके, दैट इज़ वेयर द कैच स्टार्ट्स। अब यहाँ पर जब मैं कहता था कि कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये गेम पेंडिंग ऑर्डर्स का है। बट हमें कैसे पता कि वहाँ पर कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं? हाँ, और क्या वो इतने वॉल्यूम में आएंगे कि इतना बड़ा मूव खींच कर पाए? उसके लिए काम करता है प्राइस का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसी जोन को थोड़ा और एलैबोरेट करके बताता हूँ। देखिए, ये मंथली का स्ट्रक्चर है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्क करते हैं। इस पूरे मंथली के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से मार्क किया। हमें पता करना है कि इस ऑर्डर में क्या उतनी स्ट्रेंथ भी है कि जब प्राइस नीचे आएगी ये उस प्राइस को होल्ड कर ले प्लस उसको ऊपर लेके आए। देखो, क्वांटिटी तो आप पता नहीं कर सकते, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन स्टिल देयर आर मेथोडोलॉजीज जो आपको ये बता सकती है कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को या इस डिमांड सप्लाई, इस डिमांड जोन को देख कर ये बता पाओ कि प्राइस में उतना मोमेंटम है या नहीं है, क्या प्राइस ऊपर जा पाएगी या नहीं। अब ये कैसे जा पाएगी, इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, मार्केट में जोन्स हो या इंसान, दोनों की इज्जत तब करना जब उसका कुछ अचीवमेंट हो। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, आप इस लेवल को, ये मंथली के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे गया ही नहीं हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने एक डिमांड जोन मार्क किया है। अब प्राइस में यहाँ पर एक सेलिंग है। अगर आप फॉर्म देखते हैं तो ये एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। इस बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से एक सेलर ने वाइप ऑफ कर दिया है। यहाँ पर वो सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पर क्या है, सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा पड़े थे। करेक्ट। अब जब प्राइस में यहाँ से कोई डिमांड आई है तो इसने इसका क्या अचीवमेंट है कि यहाँ पर जो सेलर अपनी सेलिंग क्वांटिटीज़ डाल के बैठा था, उसको पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर दिया है। मतलब इन पेंडिंग ऑर्डर्स में उतनी काबिलियत है कि यहाँ जो सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे उनको भी उसने ख़त्म किया है। प्लस आप देखिए, प्राइस यहाँ से एक बार और नीचे रिएक्ट कर चुकी थी। इस बायर ने, यहाँ जो बायर है, इसने एक और बार ट्राई किया था कि प्राइस ऊपर जाए। यहाँ पर भी एक डिमांड बनी होगी, इसने भी ट्राई किया था प्राइस ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग ऑर्डर्स थे उसने प्राइस को नीचे पुश किया है। प्राइस यहाँ से भी रैंडमली पुश नहीं हुई है इस जोन से, यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर पड़ा था। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से नीचे आई है। तो नीचे क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए हैं सेलर की तरफ से। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं इसमें, तो एक हाई पॉइंट बना था, दिस इज द ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई। हाँ, अब यहाँ पे लेट्स से सेलर आए और वॉल्यूम में आए और हर महीने गिराते रहे, उसको लगातार गिराते रहे। बट एक पॉइंट इन टाइम आया जब यहाँ पे एक सपोर्ट उस लेवल का, उस स्टॉक का, उस मूवमेंट का या उस पैटर्न का एक पॉइंट इन टाइम पे कहा कि नहीं, अब यहाँ से मेरे को बुलिश मोमेंटम की तरफ जाना है। ये एक असमंजस का, एक कंफ्यूजन का दौर चल रहा था ये पूरा। अब यहाँ पे एक बायर या एक सेलर, रिटेल का जो है, ऑपरेटर के तो एंगल समझ रहे हैं यहाँ पर, बट जो रिटेल वाला है उसको टच करना चाहिए स्टॉक को एट दिस पॉइंट इन टाइम एट ऑल? बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखिए, यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो इस विक पे ध्यान दीजिए। ये एक विक है। रिटेलर इसको कहाँ सेल करेगा? किसी सपोर्ट के नीचे। एक डिमांड सप्लाई ट्रेडर इसको कहाँ सेल करेगा? इस विक में। अब मैं इस विक में भी क्यों सेल करेगा वो भी बताता हूँ। देखिए, अगेन आप इस चीज़ को समझिए कि प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरा है और प्राइस भी यहाँ से एक स्पाइक आया है, तो ये भी एक जोन क्रिएट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे आपको ले जाऊँ ना, तो आपको और क्लियर जोन मिलेगा। लेट्स मूव टू डेली टाइम। नहीं ज़्यादा नहीं, ऑल टाइम हाई पे ही था वो। यू कैन सी। मैं अगर पैटर्न्स के इसमें जाना चाहूँ तो यहाँ पर इस पैटर्न को, जहाँ से प्राइस नीचे आई है, आप इसको कहते हैं ड्रॉप। दिस इज़ बेस 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 एंड अगेन ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। ये एक डिमांड एंड सप्लाई का पैटर्न होता है, ओके, जिसमें अब ये सेलिंग पैटर्न है
जिसको आप जोन्स में आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, और यहीं से प्राइस ने नीचे का मोमेंटम देना शुरू किया है। बट क्या क्या मोमेंटम दिया है यार, मतलब बिल्कुल बड़े बड़े कैंडल्स हैं ये, क्योंकि यही है वो किस पेंडिंग स्पेस पे ऑर्डर। डिसाइड हो रहा है ये? मतलब ठीक है पेंडिंग ऑर्डर आई अंडरस्टैंड, बट हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये आग कब बुझेगी? ये आग तब बुझेगी जब यहाँ पर, अगर आप देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये मोमेंटम कैसे रुकेगा। ये पूरा जो आ रहा है इसको आप कहते हैं फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ, बिल्कुल ओके। पूरा फॉलिंग नाइफ है। अगर इसको कोई कैच करना जाएगा, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक रिटेल ट्रेडर जनरली क्या करेगा, वो देखेगा ये रहा सपोर्ट, उसने मार्क कर लिया ये सपोर्ट, ठीक है। जब ये प्राइस गिरी उसने सपोर्ट पे बाई किया, प्राइस ने हल्का सा मोमेंटम दिया, लेकिन क्या प्राइस ऊपर गई? नहीं। ये रिटेल वाले ही होंगे जो लेके गए थोड़े, बिल्कुल ये थोड़ा ऊपर गया मार्केट प्राइस, रिटेल ट्रेडर्स ने बाई किया, एक्साइटमेंट लगी और ऐसी कैंडल्स शुरू कर दिया चलो इतना ही बहुत है। हाँ, ऐसी कैंडल्स देख के उन्हें लगा अरे यार अब प्राइस और ऊपर जाएगा फलाना फलाना, वो इस कैंडल में भी लूज़ नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि बॉस प्राइस अभी तो हमारे जोन के आसपास ही है। पर जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टाइम पास किया, इसको थोड़ा मार्क करते रहो साथ साथ। देखिए इसको अपन इस तरीके से कर लेते हैं, आप इस पूरे जोन की कहानी को समझ लीजिए। यहाँ पर जो पूरा जोन है, रिटेलर्स ने इस लेवल्स के आसपास बाई किया, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर प्राइस नीचे आई, पर उन रिटेलर्स ने बाई किया जिसने सपोर्ट पे बाई किया। उसका कॉन्फिडेंस सपोर्ट पे बाई करने का आया क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आया जब उसने ये देखा कि प्राइस यहाँ से भी तो नीचे आई थी और इसी सपोर्ट ने ऊपर दिया है, प्राइस फिर से नीचे आई है, फिर से सपोर्ट क्रिएटेड है, प्राइस तो फिर से ऊपर जानी चाहिए। और वो यही गलती करता है, क्योंकि एक बताया जाता है टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट रिपीटिंग द हिस्ट्री, बट हिस्ट्री विल नॉट रिपीट इट हमेशा। यू नीड टू नो कि वो कब रिपीट करेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि क्या है हमारे डिमांड सप्लाई में कहा जाता है कि प्राइस जब नीचे आई तो यहाँ पर जो एक डिमांड है, प्राइस ने उसके ऑर्डर्स पिक कर लिए। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो डिमांड। यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, प्राइस ऊपर गई है, प्राइस जब यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पर भी तो डिमांड होगी, क्योंकि डिमांड है तभी तो प्राइस ऊपर गई। पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ भी पड़े, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ भी पड़े थे। प्राइस जब नीचे आई और इस पेंडिंग ऑर्डर पे प्राइस ने पिक किया, प्राइस ऊपर चली गई, मतलब अब इस जोन की इंपॉर्टेंस खत्म। थोड़ी सी आगे चल के फिर से आई थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस और डीप में आई ना। देखिए जोन पे प्राइस पड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि यहीं पड़ी है, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं हो, पर वो पूरे जोन में। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने ऊपर के जोन को टच किया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लैक करता हूँ, प्राइस ने ऊपर के जोन पे टच किया है, लेकिन जब और प्राइस ने ये मोमेंटम दे दिया, मतलब मेजर पेंडिंग ऑर्डर्स प्राइस ने खत्म कर दिए। फिर अब उसके बाद प्राइस और डीप में आती है, बट स्टिल डिमांड जोन है और अच्छा डिमांड जोन है। अब मैं इसको अच्छा डिमांड जोन क्यों कह रहा हूँ, उसका भी रीज़न समझिए, क्योंकि प्राइस ने इस पूरे सेलर्स की रेंज को, यहाँ पर जो एक रेंज क्रिएटेड थी, प्राइस अपसाइड फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड, फिर यहाँ पे एक डिमांड आई है जिसने इन सेलर्स की रेंज को ख़त्म किया है और प्राइस को ऊपर कहाँ तक लेके गया है, वो एक न्यू ऑल टाइम हाई तक। सो अगर कोई जोन किसी सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करता है, अगर कोई जोन किसी स्टॉक को एक ऑल टाइम हाई देता है, एक नया अचीवमेंट देता है, तो उस जोन की वैल्यू है। आप उस जोन को इग्नोर नहीं कर सकते। उस जोन की वैल्यू आपको पता कैसे चल रही है? अब मेरे बोलने से मत मानिए कि इस जोन की वैल्यू है। आप सिंपली देखिए कि यहाँ पर जब प्राइस ने इस पेंडिंग ऑर्डर को उठाया तो प्राइस ऊपर गई, इसने अपनी वैल्यू का जो काम है वो किया, प्राइस और नीचे आती है, जोन के डीप तक आती है, यहाँ तक ऊपर बिठाता है। अब यहाँ पे काम होता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर एक ट्रेडर ये चीज़ समझता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करता है, वो ये समझता है कि ये बॉस खत्म हो चुका है जोन, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा दोबारा। लेकिन अब एक ऑपरेटर क्या करेगा, उसको पता है कि ये जो जोन है, अब एज अ रिटेलर उसको ये सपोर्ट जोन दिख रहा है, उसको लग रहा है ये सपोर्ट है, पर मुझे पता है ये सपोर्ट नहीं है, ये खत्म हो चुका है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का गेम, प्राइस में जितने गेम होने थे हो चुके हैं। अब आप शॉर्ट टाइम इसको थोड़ा जूम कीजिए और देखिए प्राइस वापस जब नीचे आ रही है इस लेवल्स पे, तो प्राइस एकदम से नीचे नहीं गई। हाँ, क्यों? क्योंकि प्राइस नोज कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करूंगी, सपोर्ट के आसपास रिटेलर्स आएंगे, ऐसी कैंडल्स बनाएंगे, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छे दिख रही होगी कि यहाँ से प्राइस देखो नीचे गई, वापस ऊपर आई, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से नीचे। अब आप साइकोलॉजी समझिए, अगर ऑपरेटर चाहता तो इसी तरीके का मोमेंटम यहाँ नहीं दे सकता, फिर कंटिन्यू कर सकता था, उसके लिए तो और अच्छा है। लेकिन नहीं, उसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता था पहले अट्रैक्ट तो करूँ, पहले लोगों को बुलाऊं ताकि यहाँ पे बाय करें। अब ये जब बाय करेंगे तभी तो ये सेल कर पाएगा, इसको तो सेल करना है, इसका माइंडसेट सेट है कि मेरे को सेल करना है, लेकिन इसको तो बायर चाहिए ना। बायर आएगा कैसे? तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आता है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि मार्केट में ट्रैपिंग की होती है, ऑपरेटर को मज़ा नहीं आ रहा है आपको ट्रैप करने में, उसको लिक्विडिटी चाहिए इसलिए वो ट्रैप कर रहा है। क्योंकि अगर मुझे बेचना है तो मुझे वो सिनेरियो क्रिएट करने पड़ेंगे जब लोग बाय करें,
अगर कोई बाय नहीं करेगा तो मेरी क्वांटिटी बिकेगी कैसे? सो रिटेलर आर दो स्मॉल फिश विच आर ईटन बाय बिग फिश। फेयर। ये ट्रैपिंग जोन क्रिएट किए जाते हैं विद नो हार्म टू द पर्सन, बट उसका भी बिजनेस है एक तरीके से। ही नोज, उसको बिजनेस है। बट मैनिपुलेशन भी तो है एक तरह की। आप कह सकते हैं मैनिपुलेशन है, और अगर आपको मैनिपुलेशन से डर लगता है, डोंट ट्रेड इस तरह के स्टॉक। अच्छा, जो ये स्टॉक पिक किया है, व्हाट इज दैट स्टॉक? इज इट लाइक स्मॉल कैप और मिड कैप? इट इज़ मिड कैप। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें ऑपरेटर मोर देन वन पार्टी होगा? बिल्कुल, मोर देन वन पार्टी है। ओके। क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी एक स्टॉक को लेकर किसी की टेरिटरी नहीं हो सकती। पेनी में हो जाती है कभी, पेनीज में हो जाती है, पेनी स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मिड कैप स्टॉक्स है उसमें नहीं कर सकते। तो ये तो मैं पता लग गया कि किस तरह से पकड़ा जाता है ट्रेडर। अब इस तरह के जोन में जब मार्केट में बनाए जा रहे हैं जोन्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड्स दैट द पर्सन हैज पुट इन, एक नॉर्मल ट्रेडर को क्या थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए? और अगर नहीं करना है अवॉइड, अगर ट्रेड करना है तो क्या किस बेस पे ट्रेड करना है? दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो आपको चार्ट के स्ट्रक्चर्स का, डिमांड सप्लाई का पूरा आइडिया है, तो आप उसको ऑपरेटर के साथ खेल सकते हैं। और एक अप्रोच हो सकती है कि आपको आइडिया है बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो एक अच्छे डिमांड जोन का वेट कीजिए। अच्छा डिमांड जोन, अगेन सेम थिंग, एक अच्छे सेलिंग प्रेशर को ब्रेकआउट दिया हो, आपने पीछे जाके देखा है कि कहीं अच्छा सेलिंग था, उस जोन ने ब्रेक किया है, उस जोन का वेट कीजिए। तो दो हैं अप्रोचेस बेसिकली, या तो ऑपरेटर इफ यू वांट टू प्ले या ट्रेड तो ट्रेड विद द ऑपरेटर, नहीं तो थोड़ा बी पेशेंट अ बिट, बी पेशेंट अबाउट इट, स्टॉक को समझ लो। और अच्छे जोन्स आपने मार्क कर रखे हैं स्टॉक्स में, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, आप इसको रिवर्स साइकोलॉजी के साथ अप्लाई कीजिए। देखिए, जब ये जोन टेस्टेड हुआ यहाँ पे, सो एज अ ट्रेडर मैं इसको कैसे प्ले आउट करता? देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस जोन के टेस्ट होने के बाद इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रहा होता। एंड नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि अब ये चार्ट बन गया है तो मैं आपको स्टॉक बना, मैं आपको इसकी रीसेंट्स भी बता सकता हूँ कि मैंने इसको कहाँ बाई किया, कहाँ सेल किया, लेकिन मैं इसको बता सकता हूँ यहाँ पे कि मैंने इसको शॉर्ट क्यों करता। उसके दो रीज़न मेरे पास है। मैं आपको पहला रीज़न बताता हूँ, स्टॉक में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। आप वन डे टाइम फ्रेम पे ही इसको एनालाइज करते? हाँ, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, देखिए इस तरीके से चलता है। मंथली टाइम फ्रेम ई फॉर मार्किंग डिमांड एंड सप्लाई। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, क्वांटिटीज बड़ी बड़ी होगी, वेरी सिंपल थिंग। और मंथली का एक मोमेंटम आया है, तो मतलब कुछ ना कुछ उस डिमांड सप्लाई में होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप मंथली के डिमांड या सप्लाई को ट्रेड करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम इज फॉर ट्रेंड एनालिसिस, यू एनालाइज द ट्रेंड कि स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। अगर मैं मंथली इनकम प्लान कर रहा हूँ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, मैं वीकली इनकम प्लान कर रहा हूँ मैं वीकली पे आ जाऊँगा, और मैं डेली कर रहा हूँ तो डेली में आ जाऊँगा। अब इसमें टाइम फ्रेम क्विक होते हैं थोड़े से। अगर मंथली इनकम है तो मंथली इज़ फॉर मार्किंग द लोकेशंस, आप लोकेशन मार्क कर रहे हैं, डिमांड मार्क कर रहे हैं। वीकली पे आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, डेली पे आप अपनी एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, मैं एंट्री आर्ट पे अभी आऊँगा कि मैं एंट्री किस तरीके से लेता हूँ। दूसरा फिर आता है, अगर आप वीकली इनकम प्लान कर रहे हैं तो वीकली पे मार्किंग होगी, डेली पे ट्रेंड एनालिसिस होगा, और 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री प्लान होगी। आप डेली इनकम प्लान कर रहे हैं तो डेली पे मार्किंग होगी, और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप उसकी ट्रेंड एनालिसिस 15 मिनट या 5 मिनट पे आप देखेंगे। मैं इसको और ट्विक करता हूँ, जबकि मुझे स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है तो मैं मंथली जोन्स मार्क करता हूँ, लेकिन अपनी एंट्री 5 मिनट पे ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता बहुत है ज़्यादा वेरिएंस नहीं है, ये बहुत वेरिएशन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं एज़ पर योर एक्सपीरियंस। क्योंकि अब मुझे पता है कि 5 मिनट पर ये कहाँ पर अपनी ट्रैपिंग ख़त्म कर चुका हो। देखिए, डेली के मोमेंटम में टाइम लग रहा है, लेकिन जो विक नीचे डेली के कैंडल की बनी है, अगर आप उस विक को समझ लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं कि 5 मिनट पे भी तो कुछ हुआ होगा, 5 मिनट पे भी कहीं ना कहीं वो ट्रैपिंग खत्म हुई होगी, सारी क्वांटिटीज खत्म हो चुकी होगी, यार मोमेंटम करने वाला है। एंड इफ़ यू कैन समवेयर अराउंड, आप वो 5 या 15 मिनट के एंट्री पे प्लान कर लेते हैं कि बॉस एंट्री जितनी भी ट्रैपिंग से खत्म हो गई है, मैनिपुलेशन हो गया, इसकी पूरी क्वांटिटी फिल हो गई है, अब ये ऊपर भगाएगा। अगर आप वो 5 मिनट पे पकड़ लेते हैं, सो यू कैन डू दैट। मैंने रिसेंटली MFSL को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पकड़ा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें सबका माइंडसेट और ट्रेडिंग स्टाइल और रिटर्न एक्सपेक्टेशन या स्क्रीन टाइम सब अलग अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, बहुत डिफरेंट करेगा। वो बात आती है एक्सपीरियंस की, आप कितने आप सब कुछ सब टाइम पे कर सकते हैं, यू हैव टू पिक एंड चूज के यार ये करता हूँ मैं, यही करूँगा। स्टिक रहिए, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, स्टिक रहिए एक चीज़ पे। कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ मंथली को देखूंगा, पहले मंथली को देखिए, फिर आपको लगता है मैं वीकली पे भी फॉलो कर सकता हूँ, अब वीकली को देखिए। अप्रोच सेम है, लोकेशन यहाँ भी मार्क हो रही है, लोकेशन वहाँ भी मार्क हो रही है, जोन्स यहाँ पे भी हो रहे हैं जोन। अब क्या मंथली पे अगर कोई डिमांड बना है तो क्या वीकली पे नहीं बना होगा? ऑब्वियसली बना होगा। सेम डिमांड वीकली पे भी बना होगा।
लेकिन बात आती है यहाँ पे आपके अप्रोच की, आपकी वो कहते हैं ना निगाह की, कि आप कितने बारीकी से उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सिंपल सा गेम है। मैं आपको बताता हूँ मैं इसको यहाँ पे क्यों शॉर्ट कर पाता था। देखिए यहाँ का ये मोमेंटम मैं कैच कर सकता था। मैं आपको उसके 2 रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न, स्टॉक फेल टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। यहाँ पे देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई है, स्टॉक केम डाउन, स्टॉक फेल्ड टू मेक अ ऑल टाइम हाई, मतलब देयर इज़ अ प्रेशर वन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसको एसएमसी में कहा जाता है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। इट इज़ कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्टॉक को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हर बार स्टॉक अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है। डाउन, ये स्विंग हाई, ब्रेक, डाउन, ये स्विंग हाई, ब्रेक। ओके, ऐसे कितनी कंफर्मेशन लेनी है मेरे को अगर मैं ट्रेडर हूँ? 2-3 बार नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको कैसे बताओगे। देखिए अब इसको मैं बॉस कब बोलूँगा, या मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं, क्योंकि फिर जब आइडिया में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से समझिए कि अब वो बॉस जा रहा है, ऊपर से स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बॉस नहीं हुआ। मतलब आइडियली अगर प्राइस का ये स्ट्रक्चर है कि बार बार स्विंग हाई को ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ तो उसने बॉस नहीं किया, मतलब प्राइस में देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। अब अगर प्राइस में यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है तो क्या मैं यही सेल कर दूँ? नहीं, मुझे थोड़ी पता ये नीचे जाएगा। राइट, आई एम एट दिस लेवल, आई डोंट नो वो नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, आई डोंट नो एनीथिंग। अभी तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये भी नहीं पता है। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक का पता चलेगा जब प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, दिस जोन। जब स्टॉक बॉस कर रहा है तो वो अपने प्रीवियस स्विंग लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टेड, बट हियर इट डिडंट प्रोटेक्ट। यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया है, एंड एट दिस लेवल आई गेट टू नो कि ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। तो व्हाट वुड बी योर एंट्री पॉइंट इन सच अ केस? दिस जोन, दिस सिंपल जोन। बट आप वेट करोगे ना ये पॉइंट बनने का? आई नीड टू वेट। अब मैं इस स्टॉक को पूरा समझा, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया। यहाँ पर जो बायर बैठा था वो बायर इस सेलर की वजह से निकल गया। एंड यू कैन सी द सेलिंग प्रेशर। एक एनालिसिस होता है जिसमें आप सेलिंग प्रेशर देखते हो। इस पूरे जोन में मुझे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, नॉट इवन अ डोजी। एक डोजी तक नहीं बना पाया बायर। थोड़ा सा अटेम्प्ट किया एंड में जहाँ पे पहुंच गया था, वो भी गैप डाउन ओपनिंग है। हाँ, गैप डाउन है। आप उसको भी नहीं मान सकते कि गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर है। अच्छा चलो, एंट्री कर लिया। ओके, अभी नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स हियर। अच्छा, देखिए आप इस चार्ट को कुछ इस तरीके से देखिए, आप इसकी पूरी कहानी को समझिए। स्टॉक कहानी कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि मैंने इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो चुका है, मुझे यहाँ पर एक डिमांड दिख रही है, मैंने उस डिमांड में स्टॉक को लाया हूँ, मैं उसकी पेंडिंग ऑर्डर्स को यहाँ पे उठा लिया है और मैं यहाँ पर वापस से इस जोन में आऊँगा। अब इस जोन का क्या अचीवमेंट है? इसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हाँ, इससे कहानी बदल दी, ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। ट्विस्ट आ गया स्टोरी में कि पूरी कहानी बदल चुकी है स्टॉक की यहाँ पे। अब इसका ये अचीवमेंट हुआ है तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। अब मैं इसकी एंट्री प्लान करूँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए इसको और थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ कि एंट्री यहाँ कैसे होगी। ये पूरे एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ और मैं इसके आई डोंट थिंक 15 मिनट का चार्ट मिलेगा, पर लेट्स सी अगर मिलता है तो मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम से आप किस तरीके से एंट्री प्लान करते हैं वो बताता हूँ। आई डोंट थिंक सो मिलेगा। नो, वी कैन गेट। ओके, लेट्स स्टिक टू 1 आवर, वहाँ शायद मिल जाए। नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सब पेड़ के अंदर आता है? सारा पेड़ के अंदर आएगा। ट्रेड टाइगर पे नहीं आता है, वहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो। ओके ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप आपकी एंट्री को प्लान कर सकते हैं 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे अगर किसी रिटेलर को अट्रैक्ट करना है ना तो उसको सबसे ईजी चीज़ क्या है? एक रिटेलर को बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट। एक्चुअली उसको लगता है कि इसके बाद तो मतलब एक मेंटालिटी है कि ब्रेकआउट आने के बाद तो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक रिटेलर अगर ब्रेकआउट पे बाय कर रहा है तो उसने बाय किया होगा यहाँ पे। हाँ, एक डिमांड सप्लाई लेने के बाद, कंफर्मेशन लेने के, एक डिमांड सप्लाई ट्रेडर ने यहाँ पे, करेक्ट, वो मोमेंटम का वेट करेगा यहाँ से ऊपर। हाँ, मैं जैसे ही ये ब्रेकआउट देखूंगा एग्जिट, सिर्फ ब्रेकआउट देख के एग्जिट नहीं, बिकॉज आई नो देर इज अ जोन, आई नो देर इज अ सप्लाई जोन। ये पूरा यहाँ बिकेगा, यहाँ बिकेगा माल।
और मुझे पता है ये ब्रेकआउट इसलिए नहीं आया कि ये ऊपर जाए, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ कहीं आ जाता इस साइड पे तो आई कैन से हाँ भाई ऊपर जा सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, बिकॉज तब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। बट यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया मुझे पता है कि ये स्टॉक यहाँ से सेल ऑफ होगा, ब्रेकआउट आया, एग्जिट, ये मेरा रिस्क, ये मेरा टारगेट। ओह ओके। तो सिंपल दी कहानी। मैं इसको रिवर्सली भी प्ले कर सकता हूँ कि मुझे एक चीज़ और पता है कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया है, यहाँ पे इसको बाय कर लिया है, और यहाँ से बाइंग होने के बाद स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दिया है। नाउ आई अगेन नो कि दिस इज़ अ ऑर्डर वेयर आई कैन सेल इट बिकॉज आई नो इट्स अचीवमेंट, इट हैज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच को हम कहते हैं चॉक, CHOCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। स्टॉक का एक कैरेक्टर चल रहा था बुलिश, उसने स्टॉक का कैरेक्टर बदल दिया, जोन में अचीवमेंट है, जोन में स्टॉक आ रहा है, आप उसको यहाँ से सेल कीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि ये सपोर्ट जोन है, ये नहीं चलने वाला, ऑलरेडी ऑर्डर्स पिक हो चुके हैं, और ये मोमेंटम भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आई रिसेंटली कैप्चर दिस, यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखिए, अगर ये डिमांड जोन है, अब मैंने इस डिमांड जोन में बाय किया है, देखिए यू आर गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, है ना? यस, नाउ लुक एट दिस, ये जो पार्ट है ये आपके सेलिंग वाले पार्ट आ जाता है, ठीक है। इस सेलिंग को देखकर कोई भी यहाँ पर बाय सेल नहीं करेगा, ये पूरी सेलिंग को देखकर यहाँ पर कोई भी बायर एंटर ही नहीं करेगा, बट आई विल एंटर बिकॉज आई नो देयर इज़ अ डिमांड, अ क्लियर डिमांड जोन है, यू कैन एंटर इट। अब मैं आपको एक एंट्री अपनी बताता हूँ जो इलेक्शन के टाइम हमने ली है, Okay. ये जब बजट आया था, सॉरी बजट के टाइम, ये जो कैंडल है इसकी एंट्री, अब आप देखिए इसको 15 मिनट, ये हमें मिल जाएगा, और मैं आपको 15 मिनट में एक डिमांड जोन बता दूंगा जो ऑब्वियसली इसमें प्रेजेंट होगा 15 मिनट या 30 मिनट्स पे कहीं ना कहीं आपको। You can see the similarities between the chart structure. This is the demand zone. Now ये जो एक स्टडी लर्निंग के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड जोन टेस्टेड, मूव्ड अप, टेस्टेड, मूव्ड अप, डीप इन द जोन, अगेन मूव्ड अप। क्वेश्चन ये आता है जब ये भी टेस्ट हो चुका है यहाँ से तो इसको तो टूट जाना चाहिए, जब पहला वाला टूटा है तो ये क्यों नहीं टूटा? नाउ देयर इज़ अ कैच, जो पहला वाला टूटा है वो टूटा है डेली का, ओके। और ये स्टॉक चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम से। तो आप इस चीज़ को समझिए, जब किसी स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम के पेंडिंग ऑर्डर्स पिक कर लिए, मंथली टाइम फ्रेम पे आया, पेंडिंग ऑर्डर्स पिक कर लिए, तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स नहीं टूटेंगे क्योंकि उनमें मंथली टाइम फ्रेम के पेंडिंग ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है। ये समझिए कि किसी थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज़ थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये समझिए कि किसी बड़े जायंट ने एक छोटे टाइम फ्रेम्स को आप इस समझिए कि वो सेनापति है, छोटे छोटे सेनापति है, और जो बड़ा जायंट है वो किंग है। जब किंग का सपोर्ट है सेनापति को, छोटे 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 जो हैं, तब ये लड़ जाएंगे, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर बैठा है, उसने एक बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करवाया है, मंथली टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो उसमें डेली के छोटे छोटे जोन्स भी चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। इसीलिए तो स्टॉक जाता है, जब नीचे आता है तो व्हाई देयर इज अ स्विंग, बिकॉज जब वो ऊपर जाएगा तो छोटा रिट्रेसमेंट लेगा, तभी तो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स पिक करेगा, वो पिक करता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर पिक करता है, फिर वो ऊपर जाता है, इस तरीके से जाता है। तो पर आप ये ऑपरेटर के साथ प्ले करने वाला, ये ऑपरेटर के साथ प्ले करने वाला स्ट्रेटजी है कि आप मंथली टाइम फ्रेम में देख लीजिए कि ये डिमांड पिक्ड है, पर आप साथ ही साथ ये भी देखना कि क्या वो बड़े सप्लाई जोन से तो नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है वो स्टॉक किसी बड़े सप्लाई जोन उनका भी आ सकता है। गेम तो दोनों साइड चल रहा है ना, एक तरफ से थोड़ी चलेगा। तो अगर वो बड़े सप्लाई जोन से आ रहा है तो बॉस फिर उस केस में आते हैं आपके अचीवमेंट्स देखना कि किसका ज़्यादा अचीवमेंट है, किसकी अगर बराबर भी तो साइड में रह सकता है, उधर ही रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। मैं अपने एक स्टॉक में इस तरीके की स्ट्रेटजी प्ले करता हूँ जहाँ पर मैं ऊपर का कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, नीचे का पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, दोनों का ठीठा टीके खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब ये साइडवेज हो जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा। ये ऑप्शन सेलर के लिए एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, ब्रह्मास्त्र बन सकता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किस तरीके से आप साइडवेज स्टॉक पिक करते हो। ये बेस्ट पार्ट हो सकता है। मेजरली ये है कि कौन बड़ा बाहुबली है, अगर आप उसको पिक कर लो तो आपका गेम हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। मतलब दिस इज, ये ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को प्रॉपरली समझ में आता है एंड द पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स 2-3 फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। किसी कैन डू एनीथिंग, उसको सिर्फ अपने जोन की वेट करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन वन काइंड ऑफ ट्रेड द पर्सन टेक्स, उसको पता है कि अच्छा अब इसमें ये तरह का ट्रेड बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ
कि मंथली जोन में आएगा तो मैं अलर्ट, लेकिन हो गया मेरे से अलर्ट मिस हो गया या मैंने किसी स्टॉक का नहीं लगाया और मैंने रैंडमली उसका चार्ट खोला, सो मैं ये चेक करूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन से नहीं आ रहा है, पहला बॉक्स टिक, अच्छा डिमांड जोन में आया है, पहला बॉक्स टिक, जोन्स का अचीवमेंट है, यस, जोन में स्ट्रेंथ है, यस। अब स्ट्रेंथ को देखने के लिए भी एक एनालिसिस होता है जिसको हम स्ट्रेंथ एनालिसिस कहते हैं, कि आप पर्टिकुलर जोन में स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज करते हो। मैनिपुलेशंस को देखने की भी अलग टेक्निक्स होती है कि 5 मिनट में आप कैसे बताओगे, वहाँ पर आपके एंट्री पार्ट जो जिसको मैं बताता हूँ मैं उसको ट्विक कर सकता हूँ 5 मिनट पे, वो वाला पार्ट आ जाता है कि कैसे आप उसको ट्विक कर सकते हो कि 5 मिनट पे एंट्री पकड़ ली। यहाँ पर हम एंट्री पकड़ रहे हैं 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, वहाँ पर 5 मिनट पे आप पकड़ सकते हो। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे उतने कॉन्फ्लिक्ट्स का ट्रेडिंग की जा सकती है कि एक एक्सपीरियंस के बाद की जा सकती है, एक अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। डिमांड और सप्लाई जोन अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट उस केस में भी मैं मंथली डिमांड सप्लाई जोन चेक करके स्कैल्पिंग तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा। ये मेथड स्कैल्पिंग का है ही नहीं। मतलब स्कैल्पिंग या इंट्राडे भी कहूँ मैं टू एन एक्सटेंट, इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने बताया ना, आप टाइम फ्रेम्स को ट्विक करते हैं, 3 1 डे का टाइम फ्रेम अगर है और आप उसमें अपने जोन्स मार्क कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सुनिए यहाँ पे, 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए भी आपको स्टॉक की कहानी पता होनी चाहिए। आपने 1 डे का अच्छा डिमांड जोन देख लिया, आपको लगा भाई बेस्ट डिमांड जोन है, बाद में पता चला वो मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो नहीं टिकेगा। फिर बंदा अगर स्टोरी जाने कैसे, लेकिन ये स्टोरी जानने के लिए आपको स्टॉक को पूरी तरीके से एनालाइज करना, पूरा एक होलसम अप्रोच लेके चलना पड़ता है कि मैं पूरी तरीके से पता कर पाऊँ स्टॉक की कहानी क्या है, स्टॉक कहाँ से जा रहा है, स्टॉक कहाँ से आ रहा है, स्टॉक के ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो तक, लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो तक जब आप पता कर रहे हैं। मेरे चार्ट्स पे हर चीज़ मार्क्ड है, मंथली का जोन मार्क है, मंथली का सप्लाई जोन मार्क है, वीकली का मार्क है, वीकली पे क्या ट्रेंड है ये। जब मैंने कहा कि मैंने स्टॉक पे खिचड़ी पका रखी है तो वो खिचड़ी ये तो आर यू सेइंग के यू नो दी स्टोरीज ऑफ 250 स्टॉक्स, 200+ स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स की कहानी, इस तरह की कहानी पता है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको पिछले पर इसको करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल लगे? मुझे लगभग अभी 2-1 साल हो गए इसको करते करते। नहीं, कहानी जानने के लिए, कहानी जानने के लिए देखो 200 स्टॉक्स की 200 स्टॉक्स की कहानी जानने के लिए आपको 2 साल तो लग ही जाएंगे, जो मुझे लगे ओके कम से कम। या फिर अगर आपको ऐसा है कि मुझे इतने सारे स्टॉक्स नहीं करने यार, मुझे कुछ कुछ स्टॉक्स करना है, तो भले ही आपकी लिमिटेशन कम हो जाएगी, ट्रेड्स कम हो जाएंगे, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स फिर भी रहेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, आप कॉम्पिटिटिवनेस में नहीं आ जाना है कि ये 200 कर रहा मैं 400 करूँगा, नहीं। 20 स्टॉक्स पिक कीजिए, 20 को देखिए, बिहेवियर समझिए, प्राइस पैटर्न समझिए, प्राइस बिहेवियर समझिए। इसमें आप प्राइस बिहेवियर भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो क्या होता है अगर सिंपल भाषा में? सिंपल भाषा में प्राइस बिहेवियर, जैसे हम अर्ली और बात कर रहे थे, मैं आपको समझाऊं कि अब मुझे जोन देख के ये आइडिया आता है कि स्टॉक कितने टाइम फ्रेम में अपना टारगेट देगा। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, डिमांड इसमें भी, डिमांड इसमें भी। ये जल्दी मूव कर जाएगा, ये नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बिहेवियर डिफरेंट है, इसका प्राइस बिहेवियर डिफरेंट, और वो भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी अलग अलग हो जाता है। और मुझे ये 20 स्टॉक अगर पिक करने हैं वो मैं किस बेस पे करूँ? आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने 3-4 सेक्टर डिसाइड कर लिए, टॉप बिग शॉट इस 5 सेक्टर के, टॉप बिग शॉट इस 5 सेक्टर, फार्मा के 5। व्हाट इज अ बिग शॉट? लार्ज कैप? यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर बैंक निफ्टी को मूव करना है, HDFC बैंक को मूव करना पड़ेगा। राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो वो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, वेटेज हम जिसको कहते हैं कि आप वेटेज देख सकते हैं। NSE की साइड पे भी आपको हर स्टॉक का वेटेज मिल जाएगा, आप जाइए NSE की साइड पे आपको मिल जाएगा वेटेज। आप उस तरीके से देख के कर सकते हैं कि मैंने 20 स्टॉक्स ये सेलेक्ट कर लिए कि कौन से इंडेक्स को कौन से स्टॉक्स मूव कर रहे हैं अगर आपको चाहिए तो। लेकिन अगर आपको है कि थोड़ा मिड कैप में जाना है तो आप मिड कैप में भी जा सकते हैं। मिड कैप 100, मिड कैप 50, ये सारे सेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है, एंड जिन्होंने भी ये देखा होगा उनको बेसिक्स भी समझने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड इसके बियॉन्ड भी जाना होगा। इन योर केस इतना समझ आने में कितना समय लगा? फ्रॉम जीरो नोइंग नथिंग टू द पॉइंट, ऑब्वियसली अभी भी बहुत सीखना होगा इन योर केस। काफ़ी कुछ है, काफ़ी जहाँ पे भी हो इस डायरेक्शन में कितने समय से सीख रहे हो? पिछले 1.5-2 साल से तो सीख ही रहे हैं, और जब से मार्केट में है तब से सीख ही रहे हैं। बट इफ़ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डिमांड सप्लाई SMC कॉन्सेप्ट्स, सो जैसे मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने बताया मुझे 4-5 महीने लगभग लग गए इस कॉन्सेप्ट को समझने में। डेली 4 आवर्स आई यूज्ड टू गिव मार्केट नॉन स्टॉप, आई रिमेंबर दैट, डेली 4 आवर्स। थ्योरेटिकली कहाँ से सीख रहे थे? थ्योरेटिकली जैसे मैंने बताया, आई रेड बुक, अच्छा, डिमांड सप्लाई बेसिस, आई रेड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ द पैटर्न वर्क्स, हाउ डिमांड सप्लाई वर्क्स एंड ऑल। एंड देयर वाज एन अमेरिकन ट्रेडर फ्रॉम विच आई लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आई गेट टू नो अबाउट इट, कि मुझे पता चला उससे डिमांड सप्लाई नाम की कुछ थियरी है। ओके, देन आई इन्वॉल्व SMCs इनटू इट, बट मैं डेली 4 आवर्स देता था। ही हैज़ अराउंड
300-400 वीडियोज़ एंड ऑल वगैरह वगैरह, वो सारे देखता था, रिपीट मोड पे देखता था. डेट वॉज माई बिंज वॉचिंग. कि रात में भी देख रहा हूँ, दिन में भी देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली ये चला जा रहा है दिमाग में कि कैसे करेंगे चार्ट स्ट्रक्चर. मेरे पास कोई 250 पेजेस की बुक है. इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू द PDF. उसमें डिमांड सप्लाई के बारे में ही सब लिखा है. ओके. आई कॉल्ड इट एट माई ट्रेजर, कि मेरा ख़जाना है जो मैंने अपनी मेहनत से अपने इससे किया, फ्रॉम बेसिक टू स्टार्ट. देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है तो मैं सक्सेसफुल हूँ. प्रॉब्लम ये है मुझे स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, 1 by 1, और दूसरा बंदा जो नहीं है उसको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं है. तो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ना नॉलेज का, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है. आपको वो नहीं पता है. भले ही आपको ये चीज़ पता होगी, आपको ये कहते हैं ना वो एक मैंने दे दिया है पर आपको उसको ढांचे में ढालना नहीं आ रहा है. राइट. कि कैसे है एग्जैक्टली जाएगा भाई. अब मैं किसी को 10th स्टेप पहले बताऊँ फिर 1 बताऊँ तो यू लाइक नहीं समझ में आ रहा क्या करना है. दैट्स वेयर द पास स्टार्ट. एंड जनरली जो सीखने का तरीका है वो अनस्ट्रक्चर्ड ही है लोगों का. अनस्ट्रक्चर्ड दैट काइंड टेक्स केयर ऑफ देयर लॉसेस. मार्केट में तो अनस्ट्रक्चर्ड है. आप मार्केट में आपको कोई वो कहते हैं ना स्पून की फीडिंग नहीं कर सकता कि देख बेटा ये है, ये पहला स्टेप है तेरा, ये दूसरा स्टेप है. नहीं, आप उस बिज़नेस में हैं जिस बिज़नेस का टर्नओवर डेली का लाखों करोड़ों का है. आप इस चीज़ को समझिए. आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि मैं एक दिन सुबह उठूँगा, लैपटॉप खोलूँगा, CNBC लगाऊँगा या कोई भी एक फलाना चैनल लगाऊँगा, टॉप गेनर टॉप लूज़र मैंने उठा लिए, देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया, I'll buy, I'll make money and I'll live happy life. किसी बंदे ने 4 साल लगाए 50,000 की नौकरी के लिए. हाँ. आप सोच रहे हैं मैं 5 दिन में कमा लूँगा. नॉट पॉसिबल. इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट पॉसिबल. Do not disrespect that thing. Do not disrespect the education system of this country. Don't do it. If you truly respect this profession, then behave like a professional. और देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपका जो ब्रेन है ना ये बहुत स्मार्ट है. ये कोई चीज़ नहीं है. अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ में एकदम इनडिसिप्लिन इंसान है, सुबह कभी भी उठ रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है, सब चल रहा है जीवन मज़े में, ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वैसे ही बनाएगा. वो स्विच नहीं कर जाता है कि मैं घर में बहुत इनडिसिप्लिन हूँ, ऑफिस आते ही मेरे से ज़्यादा डिसिप्लिन बंदा कोई नहीं है. नहीं हो सकता. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, स्टार्ट इम्प्रूविंग योर लाइफ. स्टार्ट implementing those small things in your life. Start being disciplined in life. Start making decisions and staying on those decisions. मैं सोच रहा हूँ मैं सुबह 6 बजे उठूँगा तो उठूँगा no matter what. फ़र्क नहीं पड़ता. There is a book I read about No One Can Hurt Me. It's about David Goggins. If you know this guy. He is known as the toughest man on this earth. Oh wow, okay. तो No One Can Hurt Me is the book name. It's the book name. So उसकी एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है. वो कहता है कि जिस दिन अगर मुझे रोज़ सुबह उठ के भागना है, मुझे भागना है 50 किलोमीटर, तो मैं डेली भागूंगा 6 बजे उठ के 50 किलोमीटर. जिस दिन बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ेगी ना उस दिन 60 किलोमीटर भागूंगा. दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी ही सेज सिचुएशन टफ, बी द टफ, बी टफर लेट्स से कि आप और टफर होते जाइए. अगर आपकी सिचुएशन टफ है तो आपको और टफ होना है. डोंट प्ले दैट विक्टिम मेंटालिटी कि मार्केट ने मेरा पैसा लूज़ कर दिया, यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये होता है. आई थिंक जितना टाइम हम बिताते हैं ना मार्केट में, देखो या तो बिताते ही नहीं है, पेरिश हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. बिल्कुल. बट जो बिता पाते हैं उनकी मेंटालिटी और पीरियड ऑफ टाइम ऐसी हो ही जाती है कि यार मार्केट का और मेरे लॉस का लेना देना मेरे से ही है, मार्केट की गलती इवेंचुअली नहीं है. अभी तक आज की तारीख तक कितने पैसे मार्केट को दे चुके हो सीखने के तौर पे? चार्जेस अगर मिला दे तो मैंने लगभग मार्केट को ट्यूशन फीस दी है 3.5 लाख रुपए के आसपास दे ही दी होगी. इफ़ आई कैन रफली कैलकुलेट. मोटे मोटे लॉसेस तो मुझे याद है, छोटे मोटे चार्जेस वार्जेस के लॉसेस याद नहीं है. तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि मैंने लगभग 3.5-4 लाख रुपए मार्केट को दिए है. बट आई कैन टेल यू मैंने पिछले 6 महीने में लगभग 18 लाख रुपए मार्केट से कमाए. ओके. व्हाट इज योर ओवरऑल कैपिटल साइज टुडे? इट्स अराउंड 40 lakhs. 40 lakhs. एंड ये सारा पैसा हैज़ कम फ्रॉम इन्फ्यूजन प्लस द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स यू हैव मेड? 18 lakhs द पार्ट. ये प्रॉफिट वाला हो गया? नहीं, ये इसमें इंक्लूडेड है कैपिटल में. अच्छा. ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि इसमें से हेल्प भी लिया होगा या कुछ. हाँ. ये 40 लाख कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो रहा है? ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने कैपिटल ऐड ऑन करते गया हूँ. जैसे मुझे प्रॉफिट आता गया मैं ऐड ऑन करता गया. पिछले 6 महीने के प्रॉफिट्स है, उसके पहले भी प्रॉफिट्स है तो थोड़े वो भी मैंने ऐड ऑन किए हैं. फिर थोड़ा प्रॉफिट आता गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया तो मैंने लिए. सो पहले साल लॉस में थे? पहले साल यस इन लॉस, टोटल इन लॉस.
पहले या साल पहले से तो 2.5 लाख खत्म ही कर दिया था शुरुआत में तो। हाँ एक वो बात तो। ख़त्म ही कर दिया था। हाँ। नहीं उसके पहले साल आई वॉज लर्निंग, हाँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ा लॉस, थोड़ा पार्ट, तो उसमें 50-60 मैंने लॉस कर ही दिया होगा ऑब्वियसली। कुछ सेविंग्स मेरे पास रहती थी तो उससे। एंड उसके बाद एक्चुअली हुआ यह था कि 12th स्टैंडर्ड में आई वॉज देर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। यस इट महाराष्ट्र में 12 ये सब्जेक्ट होता है। सो एंड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, सो आई वॉज टॉपर एट दैट टाइम। सो कुछ जो हमारे रिलेटिव्स थे उस टाइम पे आसपास के, उन्होंने कहा कि यार आप हमारे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनको पढ़ाया था 12th स्टैंडर्ड में। अच्छा। सो आई गॉट गुड फीस अबाउट दैट। कुछ 40-50 हज़ार रुपये मुझे मिले थे उनको पढ़ाने के। वाह। तो वो सेविंग्स दी, वो भी मार्केट में उड़ा दी। अच्छा। सो दैट ऑल्सो गॉन। सो पहले साल मैंने वो सेविंग्स यूज़ करी। हम्म। नेक्स्ट ईयर आई लॉस्ट 2.5 लाख अराउंड। देन आफ्टर दैट आई बिकम ब्रेक इवन इन 4 to 6 months। अच्छा। एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्ट्स कि अब 1.5-2 साल लगभग हो चुके हैं एंड आई एम द प्रॉफिटेबल। यस। तो इस बीच में बेसिकली द मोर टाइम एनीबडी स्पेंड्स इन द मार्केट, एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल और जो आएगी वो इतनी होगी कि कुछ महीने कुछ सालों की नुकसान को कवर कर देंगे। वो 1 महीना या किसी किसी दिन तो आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगाएगा। पोटेंशियल तो 1 घंटे का भी है, 5 मिनट का भी है। बट आपका लॉस लेने का एपेटाइट भी बढ़ जाएगा। लॉस लेने का एपेटाइट भी बढ़ जाएगा। अब तो मैं लगभग मेरे लॉस एपेटाइट के हिसाब से मैं 50,000-60,000 रुपये पर ट्रेड रिस्क रखता हूँ बेस्ड ऑन माई कैपिटल। फ्यूचर में आपको उतना रखना पड़ता है। आई ट्रेड विद 2-3 लॉट्स और जो मेरा पर ट्रेड प्रॉफिट होता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास होता है। मतलब 5 लाख रुपए कैपिटल डिप्लॉय होता है मोर लेस, 5-6 लाख रुपए। उसमें से 10% यू आर सेइंग यस रिस्क लेके चलते हो, बिल्कुल। और 25% यू आर एक्सपेक्टिंग। तो 1:2.5 1:3 Yeah. मिनिमम रिस्क 1:3 टू रिवॉर्ड रेशियो आई यूज्ड टू गिव, क्योंकि मैं उसमें मार्जिन का भी बेनिफिट लेता हूँ अच्छा अच्छा। हेज करके थोड़ा सा। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मिनिमम। मेरा आखिरी सवाल कि हु डू यू थिंक इज़ अ ट्रेडर जो फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड कर सके, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बट इट वॉज अ रियली ग्रेट कॉन्वर्जेसन शुभम, में बहुत मज़ा आया। आई लर्न अ लॉट टुडे, टेक्निकली एज वेल एज ऑन ट्रेडिंग या एट ए साइकोलॉजिकल लेवल फॉर दैट मैटर। एंड आई होप कि जिन लोगों ने भी ये पूरा डिस्कशन देखा, दे विल गेट टू लर्न अ लॉट एंड दे विल नो कि कितना कुछ लगता है एक प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या फेजेस देखने पड़ते हैं, कैसे उठ के आना पड़ता है। इट्स एन अंडरटेकर जर्नी बार बार उठना पड़ता है। इट्स अ कमबैक जर्नी ऐसे। इट्स अ कमबैक जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। Thank you so much for calling me, and it was a great experience talking to you, getting you know better, and I hope we meet in future also. Absolutely, absolutely. Thank you so much.